क्या चल रहा है प्रिपरेशन में? अभी तो मेरा एमटी और सीआरई चल रहा है। एमटी और सीआरई कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हो? ओके, मतलब कि 5:30 to 7:30 और 8:30 to 10:30। एमटी यस। तो रिवाइज कब करते हो? टाइम कब मिलता है रिवीजन का? मॉर्निंग में करता हूँ कॉलेज के टाइमिंग से पहले। मेरी कॉलेज की टाइमिंग दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक रहती दोपहर 5 बजे से पहले कर देते हो? कितना टाइम देते हो रिवीजन में? है। अभी तो मॉर्निंग में 2-3 घंटे 2-3 घंटे और का? सीआरई की क्लास खत्म होने के बाद करता हूँ। अच्छा। और वीकेंड पे क्या करते हो? वीकेंड पे अभी मैडम ने बोला है कि वो मैथमेटिक्स स्टार्ट करनी है अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। टॉपिक वाइज। ओके मधु, यू आर राइटिंग मैसेजेस ऑन जूम। जूम पे मैसेज लिखना क्या मतलब है? कनेक्ट करो, बात करो। ओके मेहर, तुम्हारा क्या चल रहा है? सर सीआरई स्टार्ट है और आज ही एमटीओ एचटीओ स्टार्ट किया है। अच्छा, आज एसटीओ। हाँ। एसटीओ कॉलेज में है इस साल? एसटीओ क्या सर? एसटीओ भी कॉलेज में है क्या इस साल? नहीं सर। अच्छा, वैसे ही करना है तुम्हें एसटीओ? हाँ। ओके ओके ओके। तो बेसिकली सीआरई स्टार्ट और एसटीओ स्टार्ट किया है, तो मतलब आप कोई एक क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हो? हाँ सर, सीआरई की लाइव अटेंड करता हूँ और एचटीओ तो कल ही स्टार्ट किया है, तो अभी तो रिकॉर्डिंग से देख रहा हूँ। अच्छा। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या ओके, तो रिवाइज कब करते हो फिर मेहर? गुड इवनिंग सर। बोला आयुष बोला। यस सर। ओके ओके। अच्छा मेहर, मैं पूछ रहा था तुम रिवाइज कब करते हो? क्या टाइम है तुम्हारे रिवीजन का? गाइस एक बार म्यूट कर लो सारे, है ना? मैं के बात करूंगा, एक घंटा बात करेंगे, तो एक बार। ओके ओके। तो मेहर, आर यू एबल टू हियर मी? मेहर, आर यू देयर? यस सर। यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा था रिवाइज कब करते हो तुम? 6 o'clock से 8:30 तक ब्रेक मिलता है, मतलब क्लास नहीं रहती है ना, तो तब करता हूँ क्लास के पहले। से 8:30, 2.5 आवर। ओके, और कॉलेज से कब फ्री होते हो? हाँ हाँ, 2.5 hour। कॉलेज से कब फ्री होते हो? कॉलेज 5 10 से 5 कॉलेज रहता है। ओके ओके। तो डेली कर पाते हो इतना? मैनेजेबल है? हाँ सर। हाँ, ओके, और एसटीओ की रिकॉर्डिंग कब से देखना मतलब सर शुरू अभी किया? तो 2 लेक्चर स्टार्ट किया है। आज ही स्टार्ट किया है। एसटीओ से मतलब किस टाइम देखते हो? सर वो 11 से देखता हूँ, मतलब 10:30 से। अभी तो 10:30 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 8:30 to 10:30 सीआरई रहता है, उसके बाद से कर सकता हूँ। और वीकेंड पे क्या करते हो? वीकेंड पे कोई मतलब लेक्चर मिस हो गया तो वो कर लेता हूँ, और रिवीजन। और अभी तो एप्टी और मैथमेटिक्स स्टार्ट करनी है। दोनों? हाँ। एप्टी और मैं दोनों कर रहे हो वीकेंड पे? नहीं सर, स्टार्ट करनी है अभी। अभी तो देखना है कौन सा होता है, मतलब। ओके ओके ओके, गुड। ओके लक्ष्मी, तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरा पीडीसी और सीआरई। पीडीसी और सीआरई, ओके ओके ओके, ठीक है। तो क्या टाइमिंग रहती है दोनों की? सीआरई तो 8:30 से 10:30, हम्म, और पीडीसी रात को कभी भी 12 के बजे के बाद। 12 बजे के बाद? तो सोते कब हो फिर? सुबह कॉलेज के टाइम पे। कॉलेज अटेंड नहीं करते क्या?
सेम सब्जेक्ट चूज कर लिया ना। मेरे कॉलेज में 5 सब्जेक्ट है, जिसमें एमटीओ है और सीआरई है और पीडीसी है। तो एमटीओ हो गया, सीआरई चल रहा है और पीडीसी हो जाएगा। वो अटेंडेंस का चक्कर नहीं है तुम्हारे कॉलेज में? नहीं, वो लगा देते हैं, अलार्म लगा के सो जाता हूँ जब अटेंडेंस होती है जब। अच्छा अच्छा अच्छा। रिवाइज कब करते हो? रिवाइज सुबह क्लास से पहले 8:30 बजे से पहले कभी भी कर लेता हूँ। कॉलेज में कुछ कभी कभी काम हो जाता है, जैसे असाइनमेंट वगैरह, लैब का लिखना, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है। सुबह नहीं मिलता इतना टाइम। अच्छा। सुबह सो ले भी सो नींद भी पूरी हो जाती है। और भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ वीकेंड पे? नहीं सर, बस ये दोनों? रिवीजन है ना, एमटी और एमओ का रिवीजन भी है साथ में। रिवीजन भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। आयुष तुम क्या कर रहे हो अभी? सर करंटली तो मैं अभी आपके बैचेस की खाली क्लासेस ही कर रहा हूँ, जो 15 से स्टार्ट हुआ है। और हीट कवर कर रहे हो मतलब? हाँ, हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके। और अभी मतलब मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चालू होने वाले हैं और अभी एक्सटर्नल चल रहे हैं। कब से? एक्सटर्नल तो अभी कल से ही शुरू हुए हैं, और एग्जाम है मेरे 22 से 26 तक। ओके, मतलब इस मंथ के बाद तुम फ्री हो जाओगे? हाँ, इस मंथ के बाद फ्री हो जाऊंगा। तो ये मंथ है, तब तक मैं आपकी क्लास कर रहा हूँ, और क्लास के बाद ही तुरंत रिवीजन कर देता हूँ 2 आवर्स का रात हम्म। को, तो उसी में वैसे हो भी जाता इस मंथ हीट ट्रांसफर की ज्यादा क्लासेस मैंने रखी भी नहीं है, सिर्फ है। हाँ 9 लेक्चर्स रखे हैं, जिसमें से कि 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सिर्फ 6 लेक्चर बाकी है। तो हाँ ज्यादा लोड भी नहीं आएगा तुम पे इस मंथ। तो नेक्स्ट मंथ से ही प्रॉपर फुल फ्लैश स्टार्ट होगा। हाँ चलो गुड। ओके, तुम्हारे कोच उर्वशी मैम है? हाँ, उर्वशी मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सौम्या, आर यू देयर? यस सर। तुम क्या कर रहे हो? सर मैं मास ट्रांसफर और सीआरई। मास ट्रांसफर सीआरई, दैट मींस तुमने 25th से स्टार्ट किया था? यस सर। ओके, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? यस सर। सर मास ट्रांसफर में मैं 2-3 लेक्चर पीछे हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे थे। ओके। बाकी मेरा पूरा हो गया है, और रिवीजन में फर्स्ट पेज से ही कर रही हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। जैसा आपने बोला था। और भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया अभी इसके अलावा? और सर, हाँ हाँ सर, आज पहली क्लास की थी सौरभ की, किसकी पहली क्लास की थी? एफटी की? एप्टीट्यूड की। कितने बजे? सर 9 to 10:30। 9 to 10:30 इन द मॉर्निंग? यस सर। तो कॉलेज अटेंड नहीं करते क्या? सर ऑनलाइन है ना, घर पे हूँ तो हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा दिन मतलब ऑनलाइन चला जाता तुम सबका, हाँ? पहले कॉलेज ऑनलाइन, फिर क्लास ऑनलाइन, सारा यस दिन सर। लैपटॉप। और और सर ये तो मतलब 5 फोल्ड एक्टिविटी दी है एक्स्ट्रा, तो वो तो मैं छोड़ ही देती हूँ, शाम की क्लास होती है तो। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, ज्योति आर यू देयर? यस सर। ओके, आप कौन से कॉलेज से हो? सो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। अच्छा, एलपीयू से हो, ठीक है ठीक है। ओके, यस तो सर। आप कौन से सब्जेक्ट कर रहे हो? तो मैंने ज्वाइन तो 5th को किया था, बट मैं मतलब फर्स्ट बैच वाले कोर्स कर रही थी, उसमें सीआरई और एमटी कर रही थी मैं, और अभी आज एप्टी स्टार्ट था। आपने 5th फेब से स्टार्ट किया था? नहीं, 15th फेब से, 15th फेब से स्टार्ट एग्जाम किया के था। बाद। और आप बेसिकली कर रहे हो मास यस सर। ट्रांसफर और सीआरई? यस सर, 25th जैन वाला। लेकिन उसमें तो आप बहुत पीछे हो दोनों के अंदर से तो। सर मैंने सीआरई के अराउंड मतलब अभी जो करेंटली चल रहा है वो तो कर ही रही हूँ, पीछे से मैंने 5 लेक्चर्स कर लिए थे, मतलब मैं अभी क्रैश कोर्स में किया था ना, तो मेरे मतलब हो जाएंगे कवर अप।
और मास्टर मैंने आपका स्टार्ट किया था, उसमें 2 लेक्चर्स किए थे मैंने, वो भी मैं कर लूंगी। मतलब साथ मैं कॉलेज नहीं करी ना, मैं 2020 पास आउट हूँ, तो मैं टाइम है दिन में पूरा, तो मैं कर लूंगी। ओके 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 ओके। तो इस साल कैसा एग्जाम रहा फिर आपका? सो एवरेज था, मतलब अच्छा नहीं गया। लाइक मैंने 3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, और मतलब मैं कहीं से मतलब हेल्प नहीं ले रही थी, मतलब खुद से ही किया था। फिर मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया अनअकैडमी पे, तो उसको थोड़ा हेल्प मिला उससे, बट बहुत अच्छा नहीं गया एग्जाम मेरा, मतलब उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं था मेरा। ओके, तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कमी थी? यस एक्चुअली मुझे थोड़ा मतलब प्रैक्टिस की और थोड़ा कंसेप्चुअल, थोड़ा ज्यादा डीप जाने की जरूरत। ओके ओके, गुड गुड, चलो सही है। ओके गाइस, तो फिर क्या बात करनी है बताओ? कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है किसी को? एनीथिंग यू वांट टू क्लियर, यू वांट टू आस्क? कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, डाउट है, कुछ आगे का कुछ पूछना है, एनीथिंग जो भी आपके दिल में है, कुछ बात करनी हो तो आप फ्री हो बात करने के सर लिए। सर जैसे अपन, जैसे मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो सर कुछ ना कुछ चीज तो मिस हो जाता है। जैसे आप तो भी असाइनमेंट वगैरह, तो सर उस जैसे हर बार हो ही रहता है क्या लाइव क्लासेस यहाँ पे, या फिर थोड़ा नुकसान, मतलब रिकॉर्डेड का थोड़ा बहुत तो नुकसान है, तो क्या करना चाहिए सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, रिकॉर्डेड का क्या नुकसान है? जो हम लाइव पढ़ाते हैं वही तो रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग अलग नहीं से सर, तो एक्चुअली असाइनमेंट क्लासेस वगैरह नहीं नहीं होती मिल ना। पा रहे ना टाइम से, मतलब असाइनमेंट, और जैसे सर एमटीओ में जैसे रिनोट्स एनालॉजी ये सब वगैरह ये नहीं मिला था, जैसे आप ग्रुप में शेयर करते हो उस हिसाब से। तो ग्रुप में हो तो तुम? हाँ अब है, पर मतलब अब पीडीसी कर रहा हूँ तो मतलब सही है ना, मतलब थोड़ा डर तो लगता ही है कि यार कुछ छूट ना जाए। ऐसा मत सोचो। देखो, सिंपल सा एक इसका तरीका है ना? कोई भी सब्जेक्ट आपने कर लिया, सब्जेक्ट करने के बाद उस सब्जेक्ट के बीच में पीवाईक्यूज उठा लो। अगर आप उस सब्जेक्ट के 20 साल के पीवाईक्यूज कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका सब कुछ कवर्ड है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब कुछ छूटा हुआ है। बड़ा सिंपल है। उसमें आया था रिनोट्स हाँ एनालॉजी। हाँ हाँ, तो रेनॉल्ड्स एनालॉजी जो टॉपिक है ना, वो जनरली मैं उसका एक पेज है, जेनकोप्लिस की स्क्रीनशॉट है, वो शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, बिकॉज उसमें कुछ पढ़ाने ग्रुप का में नहीं। देख लिया वो तो। हाँ, तो मैं बच्चों को बोल देता हूँ कि इसमें से नोट कर लो आप। बच्चे उसमें से नोट कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला ही है बस। उसकी डेरिवेशन तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो डेरिवेशन में करवाता नहीं, वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले का मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, है ना? और मतलब जो पीडीएफ पिछली बार शेयर किया था वो इस बार भी होगा ना ग्रुप पे शेयर? हाँ ऑब्वियसली, ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। हाँ, तो चिंता वाली बात नहीं है, कोई डरो मत। ऑब्वियसली टीचर का तो काम यही है ना कि स्टूडेंट्स की हेल्प करना और उसको इतना एम्पावर करना कि वो रैंक लेकर आ सके। अगर हम ही कुछ ना कुछ छुड़वा देंगे या नहीं करवाएंगे और वही अगर आ गया, तो फिर रैंक कैसे आएगा? और अगर तुम्हारा रैंक नहीं आएगा तो फिर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी कैसे होगी? तो हमें भी तो कल को ये बताना ना कि हम इतने रैंक हमारे पास, हमारी परफॉर्मेंस भी तो उसी चीज से काउंट होती है। और हमें खुशी भी फील होती है खुद से, जब हमारा स्टूडेंट रैंक लेकर आता है तो बड़ी खुशी होती है। तो हम तो पूरा एफर्ट डालेंगे इस चीज में, सारे टीचर्स केमिकल के जितने भी हैं एक ही एफर्ट डालते हैं कि 100% हम अपना बेस्ट दें, सो दैट हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। वो अलग बात है स्टूडेंट कितनी प्रिपरेशन कर रहा है या कितनी नहीं कर रहा, बट हमारी तरफ से हम हमेशा ये एफर्ट डालते हैं कि कोई कमी हमारी तरफ से ना रहे। तो ऐसा कुछ रह जाना या छुटवा देना या कम होना, ऐसा कुछ तो जनरली नहीं होता। लाइक अगर तुमने देखा होगा, मेरा जो मैंने लास्ट ईयर मास ट्रांसफर लिया था अकेडमी में, अगर तुमने देखा हो तो मैंने उस टाइम पे बच्चों के साथ कोई असाइनमेंट शेयर नहीं किया था। जबकि इस साल जो मैं मास ट्रांसफर ले रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी 2 असाइनमेंट शेयर कर दिए और तीसरा इस वीक शेयर कर दूंगा। ठीक है, बेसिकली इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ कि आई एम वर्किंग हार्ड एवरी ईयर, एक्स्ट्रा वर्क हार्ड कर रहा हूँ सो दैट बच्चों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सके। इसी तरह अगले साल देखोगे तो अगले साल शायद और ज्यादा कुछ एडिशनल लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, तो हर साल से पिछले साल में कुछ इंप्रूवमेंट ही मिलेगी आपको, कम नहीं मिलेगा।
ठीक है लक्ष्मी? यस सर। और बोलो गाइस। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि मैं ज़्यादातर कंफ्यूज रहता हूँ। हाँ, और अभी मैं करंटली मतलब ज़्यादा थर्ड ईयर में भी नहीं हूँ, सेकंड थर्ड सेम तो मेरा चल ही रहा है। हाँ, उसमें भी वो थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हुई हैं और वो भी कॉलेज की ऑनलाइन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सेमेस्टर ना पीछे चल रहा हूँ। और इस कारण मतलब मेरे क्वेश्चन से भी आप समझ पाए होंगे कि मतलब मेरा बेसिक्स मतलब अच्छे से क्लियर है। तो वो इन्हीं चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहता हूँ कि मतलब कोप अप कैसे करूंगा या फिर ये उसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस क्यों अगर आप दे लगता है कि पाए। कोप नहीं कर पाओगे? आपने हीट ट्रांसफर के शायद जितने लेक्चर्स देखे अभी 2-3 लेक्चर्स, जी तो हाँ। आपने देखा होगा ना कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो। जो हमने पढ़ा तो बेसिक से ही है बिल्कुल। हाँ सर, नहीं वो तो ठीक है, वो मेरे को समझ में आता है, लेकिन मतलब बीच बीच में ना मतलब अंदर से ऐसा लगता ही रहता है कि मतलब क्या पता, ये तो अभी ठीक है, ये आ रहा है, आगे आएगा नहीं आएगा। क्योंकि करंटली अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो मेरे को थर्ड सेमेस्टर का मतलब एक टॉपिक भी अच्छे से क्लियर नहीं है। नहीं देखो, पहली बात तो ना आयुष, अपने ना गोल क्लियर करो। हम्म। आपका गोल क्या होना चाहिए? आपके वैसे तो कोच ने बता दिया होगा, ठीक है, बट मेरे हिसाब से आपका गोल क्या होना चाहिए कि इस साल आपका एम होना चाहिए कि 50 to 60% सिलेबस ही अच्छे से करना है। मतलब कि 100% सिलेबस को करने की बजाय या 100% पे जाने की बजाय जस्ट एम फॉर 50 to 60% ऑफ द सिलेबस। मतलब अगर 12 सब्जेक्ट है तो 12 में से मैं सजेस्ट करूंगा 6 या 7 सब्जेक्ट ही तुम करके जाना इस साल के गेट में जो 2022 में होने वाला है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि उन 6 या 7 सब्जेक्ट्स को करने के लिए तुम्हें पूरे 10 से 12 महीने मिलेंगे। दैट मीन्स एक महीने में ऑलमोस्ट हाफ सब्जेक्ट की एवरेज से तुम जब चलोगे तो तुम्हें खुद के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा सब्जेक्ट को करने का। ठीक है? यस। और जब ये 6-7 सब्जेक्ट करके तुम गेट में जाओगे नेक्स्ट ईयर, और उन्हीं सब्जेक्ट से जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और तुम उसको सॉल्व भी होगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें कि अगर मैं 6-7 सब्जेक्ट अच्छे से करके जाऊंगा और उसमें से अगर मैं 40-50 मार्क्स लेकर आ रहा हूँ, तो अगर सारे सब्जेक्ट करके जाऊंगा अगले साल तो मेरे इजिली 75 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो बजाय इस साल के गेट को फाइनल गेट मानने की बजाय इस साल के गेट को आप ट्रायल मानो, 50% या 60% सिलेबस ही अटेम्प्ट करो, उसमें आप 40 मार्क्स लेकर आओ गेट में इस साल, और फिर अगले साल दोबारा जो बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट है वो करो, पुराने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहो, और फिर उससे अगले साल वाला जो गेट होगा वहां पे आप 75 प्लस ले आओ। तो जब एक्सपेक्टेशन क्लियर होगी ना, तो आपको आपके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं बर्डन में हम लेके चल रहे हैं कि बीइंग ए सेकंड ईयर स्टूडेंट मैं सारा सिलेबस कैसे करूंगा। तो अगर यस। आप एक्सपेक्टेशन क्लियर है, गोल क्लियर है कि भैया सारा सिलेबस नहीं करना, सिर्फ आधा ही सिलेबस करना है, और आधे सिलेबस को करने के लिए मेरे पास पूरे 10 महीने हैं, तो टेंशन कम हो जाएगी, बर्डन कम हो जाएगा, और जब बर्डन कम होगा तो दिमाग चलने लगेगा। फिर तुम अपने आप भी देखोगे कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है। तो ये मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन रहेगा बेस्ट, कि तुम अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर करो, और जैसे जैसे बैच चल रहा है बस वैसे वैसे तुम चलते रहो, और एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट ही तुम चलाओ, दो मत चलाओ। एक यस सब्जेक्ट सर। चलाओ और ए सब्जेक्ट को भी तुम्हें जब टाइम मिले बुक से पढ़ते रहो। लाइक हीट ट्रांसफर मैंने बुक शेयर की है, जेपी हॉलमैन और यूनो सेंजल। तो तुम क्या करो, सेंजल से पढ़ो। जब सेंजल से तुम हीट ट्रांसफर पढ़ोगे ना तो तुम्हें अलग लेवल का ही मजा आएगा पढ़ने में। तो क्लास में तो मजा आ ही रहा है, बुक पढ़ने में भी मजा आएगा। तो तुम्हें धीरे धीरे फील करने लगोगे कि हीट ट्रांसफर तुम्हें बढ़िया से समझ आ रहा है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है? एक बार आप टीचर से तो पढ़ ही लिया, साथ ही साथ आप चाहते हो तो बुक से ही पढ़ लो, बिकॉज आप बुक से पढ़ना अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज आपके पास टाइम है। जो अभी फोर्थ ईयर में है या थर्ड ईयर में है उनके पास तो उतना टाइम नहीं है, बट आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके पास तो टाइम है अभी। तो यू कैन अफोर्ड टू रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो एज वेल एज फ्रॉम द फैकल्टी। तो इस चक्कर में आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। तो यू हैव द ग्रेटर चांस टू डू गुड। ओके? बट वही यस। है कि हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है कि अगले 10 महीने में 6 से 7 सब्जेक्ट ही करने हैं, सारे सब्जेक्ट नहीं करने हैं। बस इस बात को हमने दिमाग में रखना, तो जर्नी बड़ी आसान यस। है ना? बाकी जो भी दिक्कत आएगी तो उसके लिए हम सब फैकल्टीज तो है ही, साथ में तुम्हारे जो कोच है वो भी अवेलेबल होंगे।
तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आइकॉनिक को तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो हमेशा हर टाइम पे कोच अवेलेबल है। ओके, तुम्हारे डाउट क्लियरिंग सेशंस हो गए, टेस्ट एनालिसिस सेशन हो गए, ओके, और तुम्हें मटेरियल मिलेगा प्रॉपर, तो हर चीज तुम्हें अवेलेबल होगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है तुम्हें किसी तरह की। यस सर। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल अविनाश, बिल्कुल बोलो। सर जैसे मैं D2D स्टूडेंट हूँ, डिप्लोमा टू डिग्री, मैंने डिप्लोमा की, मीन्स मैंने 11th-12th नहीं किया, तो मेरी उतनी मैथमेटिक्स में पकड़ नहीं है जैसे 11th-12th वालों की तुमने होती है, बताया तो था, मैंने मुझे बात की थी और तुमसे, तुमने बताया था मुझे मैथमेटिक्स में तुम्हारी उतनी पकड़ नहीं है, बिल्कुल। आपने अभी 2-3 लेक्चर पहले ही अभी वो सम करवाए थे ना, डिस्ट्रेशन वाले, जिसमें मैथमेटिक्स की नीड आती है। वो तुम्हें नहीं आया होगा। हाँ, नहीं मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, फिर दिक्कत आ जाती है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जब भी मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है, एक यस एक तो मैथमेटिक्स मैं भी लेता हूँ, और एक मैथमेटिक्स के फैकल्टी है उमा सर करके, उमा महेश्वरा राव। वो, हाँ मैडम ने लिंक शेयर की थी मेरे से। उमा सर का किया था। यस सर, आई अच्छा, थिंक तो वो उनका मैथमेटिक्स, क्योंकि वो तो मैथ अकेडमी में सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाते हैं, तो उनका मैथमेटिक्स स्टार्ट होता रहता है, ठीक है। तो ओके उनका ओके। मैथमेटिक्स, अगर आपको लगता है ना कि आपकी इंटीग्रेशन थोड़ी वीक है या कैलकुलस वीक है, तो उनके प्रोफाइल में जाके जो कैलकुलस के लेक्चर्स है, वो आप वीकेंड पे देख सकते हो, ओके ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कैलकुलस है, कैलकुलस पार्ट मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों आपका स्ट्रोंग हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना। बिकॉज जो हमारा वीक पोर्शन है, उसको स्ट्रोंग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी है ना। यस सर, ऑफ अगर कोर्स। गैस साइड रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उस साइड रेजिस्टेंस कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी है यस ना। सर। अगर कोई रेट ऑफ रिएक्शन में स्टेप स्लो है, तो स्टेप को फास्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी है ना। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि कहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है। जो तुमने पता कर लिया है कि कैलकुलेशन में तुम्हारे साइड से रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अब उस यस। रेजिस्टेंस को कम करना है। कैसे? वीकेंड पे काम करके। ओके और सबसे इजी चीज क्या है, एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड करना। एनसीईआरटी की ऐप पे तुम्हें बुक्स मिल जाएगी एनसीईआरटी मैथ की, 12th क्लास की एनसीईआरटी डाउनलोड करो, और 12th क्लास में जो कैलकुलस का पोर्शन है, डिफरेंशिएशन का और यस। इंटीग्रेशन का, वो पूरा कर दो। अगर तुम्हें ओके तुमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए ना, तो तुम्हें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सब अच्छे से आ जाएगा। तुम्हें बस इतना ओके सर। सीखना है कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व करूं, बस इतना सीखना है। ओके, और उमा सर मैथ पढ़ाएंगे ही, पढ़ा ही रहे हैं, ऑब्वियसली उनका लाइव चलता भी है, हर हफ्ते हर रोज चलता है। तो उनकी जो भी कैलकुलस की क्लास है, वो देख लेना, अगर लाइव हो तो लाइव देख लेना, रिकॉर्डेड हो तो रिकॉर्डेड देख लेना। वहां से तुम्हें कैलकुलस का आइडिया हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स के बहुत फैकल्टी हमारे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं मैथ के बारे में तो, ओके। ठीक है। श्रेनिक जैन सर भी है, उसके बाद पल्लव गौर भी है, और भी कई सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज है, मैथमेटिक्स के बहुत फैकल्टीज हमारे पास। नहीं सर, मैंने आपकी भी क्लास अटेंड की थी यूट्यूब में लाइव पहले। मैंने एक्चुअली कैलकुलस पे कोई लेक्चर नहीं लिया अभी तक, है ना, बिकॉज लास्ट ईयर जो मैं मैथ पढ़ा रहा था वो मुझे, अभी हाँ न्यूमेरिकल मेथड की ली थी। हाँ वो पढ़ाया मैंने, यूट्यूब पे पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा घंटे मिलते नहीं है, मैथमेटिक्स जो है वो 120 घंटे का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मुझे अगर मैं मैथ्स लेता हूँ तो टेक्निकल रह जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैं जो मतलब सब्जेक्ट्स मुझे मिलते हैं मैं टेक्निकल प्रेफर करता हूँ, और मैथमेटिक्स पढ़ाने का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं स्पेशल क्लासेस में पढ़ाना होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा मेरी प्रोफाइल में सारे कोर्स है, बट मैथ का कोर्स नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज मैथ का कोर्स अगर मैं लूंगा तो टेक्निकल रह यस जाएगा, सर। है ना। तो इसीलिए मैथ्स के जो फैकल्टीज है, जो सिर्फ मैथ की फैकल्टी है, आप उनका मैथ्स देख सकते हो फॉर द टाइम बिंग। और कोई भी अगर मैथ्स में दिक्कत आती है तो मैं तो अवेलेबल हुई, ओके आप सर। टेलीग्राम में मैसेज करके कोई भी चीज पूछ सकते हो, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। बस आपको अपनी एनसीईआरटी अच्छी ओके करनी है, अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छी हो गई ना, तो मैथ अच्छा हो जाएगा। बिकॉज गेट का जो मैथमेटिक्स है वो एडवांस नहीं ओके है, सर, तो डू इट। मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से बस थोड़ा सा ही ऊपर है। तो अगर आपको एनसीईआरटी आ गई ना, तो गेट के मैथमेटिक्स में कंफर्टेबली आप स्कोर कर सकते हो।
और सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, सीआरई, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, सब में ही मैथ्स का यूज होता है ना। तो अगर आपको मैथमेटिक्स आ गया हल्का फुल्का कैलकुलस करना, यस सर। वो सारे न्यूमेरिकल जो आपसे नहीं बनते थे उसके बाद बनने लगेंगे। ओके सर, गॉट इट। ठीक है सर, हाँ जो एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम थी, मुझे शेयर करना था। सर मैंने मतलब ग्रेस कोर्स में भी मास ट्रांसफर वगैरह पढ़ा ना, तो मुझसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, पीवाईक्यूज भी सारे मैंने मतलब किए, इवन मॉक भी दिया, मार्क्स है मेरे। बट जो थोड़े मतलब डिराइव करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि 2019 का एक क्वेश्चन था जिसको वॉल से व्हाट ये समथिंग फॉल हो रहा था, और वो और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिस्टिलेशन कॉलम्स होते हैं, 2-3 साल लगे होते हैं, अरेंज करना होता है, मतलब कौन सा वाला हाई टू लो एनर्जी जाएगा, इस टाइप के। और एक 2013 में आईआईटी बॉम्बे का जो क्वेश्चन था एवरेज अल्फा अल्फा वाला, वो उस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनते, मतलब पता नहीं कि मुझे मतलब नहीं अप्रोच नहीं हो पाता मेरे से उसका। और सीआरई में भी सेम ही प्रॉब्लम है, समझ में मुझे सारा आ जाता है कंसेप्ट, इवन मैं मतलब मैं सामने वाले को बता भी सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, बट न्यूमेरिकल में मतलब थोड़ा हाई लेवल के न्यूमेरिकल में मेरा अप्रोच नहीं हो पाता। सर मैं क्या करूँ, मैं वहीं पे अटकती हूँ। और गेट के मेनली मतलब वो इजी क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नहीं देंगे ना, थोड़ा क्वेश्चंस तो वैसा होगा ही, सब इस प्रॉब्लम होता है। मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ और मैं क्या करूँ उसके लिए? देखो ज्योति, पहली बात तो ये है कि आपने जो 2019 का क्वेश्चन बताया ना, वो एक आउट ऑफ पैटर्न क्वेश्चन था। पहली चीज तो मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जनरली पिछले 10 साल में गेट में मास ट्रांसफर में नहीं आया था। ठीक है, लास्ट टाइम 2010 में या उससे पहले आते थे, बट उससे पहले क्यों आते थे? बिकॉज ट्रांसपोर्ट फिनोमिना हमारे सिलेबस में होता था, मास ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ये सिलेबस होता था गेट का। बट 2010 के बाद से उन्होंने ट्रांसपोर्ट फिनोमेना डिसकंटिन्यू कर दिया था और सिर्फ मास ट्रांसफर था। तो 2012 से लेके 2019 तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे। एक क्वेश्चन बस 20 में आया था जो आप बता रहे हो, ठीक है, वॉल वाला। तो ये आउट ऑफ पैटर्न क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा 2020 में एक क्वेश्चन हो रहा था डिस्टिलेशन पे ही, जहाँ पे P1 P2 दो प्रेशर दे रखे थे, और उस यस सर, P1 वो भी P2 नहीं में से, समझ आया मुझे। है ना, तो वो उसमें से आपको बताना था। तो वो भी एक आउट ऑफ पैटर्न क्वेश्चन है। इसी तरह 2017 पता नहीं 18 में एक हेट्रोजीनियस एजियोट्रोप पे क्वेश्चन आया था। अब उससे पहले आज तक गेट में एजियोट्रोप पे भी क्वेश्चन नहीं आया, और जब आया तो उन्होंने सीधा हेट्रोजीनियस पूछ लिया, जो कि हमारे बीटेक का टॉपिक ही नहीं है। ये जनरली बच्चे मास्टर्स के अंदर पढ़ते हैं, हेट्रोजीनियस एजियोट्रोप। ठीक है, तो अब मैं बताना क्या यस चाह सर। रहा हूँ कि गेट में हर साल ना कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं आउट ऑफ पैटर्न, जिनकी यस सर। आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज वो क्वेश्चन पे अगर आप करने बैठ जाओगे ना उन्हें, तो वो क्वेश्चन को आप करने करने में 10-15 मिनट लगा दोगे और तब भी सोल्व नहीं होने वाले। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता यस हूँ, एनालिसिस है। और एनालिसिस क्या बोलता है कि हम एग्जाम में वही क्वेश्चन कर पाते हैं जो क्वेश्चंस हमने पहले प्रैक्टिस किए होते हैं। ठीक है, जैसे आपने यस सर। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद आपने टेस्ट सीरीज दे दी। ठीक है, और उसमें यस। से मॉक टेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, और हर टाइप के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे आपने सब प्रैक्टिस कर लिए। अब जो जो क्वेश्चन या जिस जिस पैटर्न पे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आप गेट में सोल्व कर पाओगे। कोई अगर आउट ऑफ यस पैटर्न सर। क्वेश्चन आ गया तो उसके चांसेस बहुत कम है कि आप सोल्व कर पाओ। ओके, तो 65 में से 10 क्वेश्चंस मिनिमम और मे बी 15, 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं मिलाकर सारे सब्जेक्ट के। 10 से 15 क्वेश्चन यस सर। हर साल ऐसे आते ही आते हैं जो कि आपको करने नहीं होते, आपको छोड़ने होते हैं। ओके, जैसे अगर मैं यस। क्रिकेट की बात करूं तो कुछ बॉल्स खेलनी होती है और कुछ बॉल्स छोड़नी होती है। अगर आप छोड़ने यस वाली सर। बॉल पे खेल जाओगे ना तो एज लग के कैच आउट हो जाओगे। गेट में भी ऐसा ही होता है। 65 में से 65 में से 10 से 15 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए 50 प्लस का। जैसे ही आपने 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए गेट में, उसके बाद यू शुड गो फॉर द 55 मार्क। तो 50 से 55 के बीच में ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं अगर आपको टॉप 25 में आना है तो। और अगर आप 50 से 55 ओके क्वेश्चन सर। के बीच में सोल्व कर पाए तो टॉप 25 में आ जाओगे। और 25 में आ गए तो बस फिर बन गई बात, यही तो चाहिए था, है ना।
तो द टारगेट इज नेवर टू अटेम्प्ट 65, द टारगेट इज ऑलवेज टू अटेम्प्ट 50 प्लस। तो वो मत देखो जो 10 साल में एक बार आया था, वो देखो जो फ्रीक्वेंटली हर साल आता है, उस पैटर्न में ज्यादा ध्यान दो। यस सर। बिकॉज जो हर साल फ्रीक्वेंटली आता है ना, तो उसके आने के चांसेस ज्यादा है, और जो 10 साल में एक बार आया था वो दोबारा आएगा नहीं आएगा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन आया था साइक्रोमेट्रिक रेशो पे, जिसमें उन्होंने एंथैल्पी पूछी थी मास ट्रांसफर में। ठीक है, अब ये यस सर, उसमें 124 पॉइंट समथिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो यस ह्यूमिडिफिकेशन सर। एंथैल्पी का क्वेश्चन है, ये पिछले 20 साल में कभी नहीं आया था। हाँ। मतलब आप गेट 2000 से लेके 2020 तक की हिस्ट्री देख लो, 21 साल में ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर उन्होंने एंथैल्पी कभी नहीं पूछी। ठीक है, तो मतलब ये रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है, बट क्या पूछा जाता है, हाँ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पूछी जाती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये पार्शियल प्रेशर, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो इन सब चीजों के आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो जो बार बार पूछा जा रहा है हमें उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बजाय उसकी जो 20 साल में एक बार आया था। बिकॉज जो 20 साल में एक बार आया था ना, वो अगले 20 साल में भी शायद आए ना आए, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें स्टिक रहना है यस उस सर। पोर्शन पे जो कि एक कॉमन पोर्शन है। बिकॉज आउट ऑफ पैटर्न क्वेश्चन के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज जो यस टॉपिक है आप बता रहे हो कि जिसमें कई सारी डिस्टिलेशन कॉलम दी होती है, उस टॉपिक का नाम है डिस्टिलेशन सीक्वेंसिंग। तो डिस्टिलेशन सीक्वेंसिंग का जो टॉपिक ओके है सर। मैं मास ट्रांसफर में करवाता हूँ। मतलब ये आउट ऑफ पैटर्न नहीं है, और इसके आज तक 2 या 3 क्वेश्चन आए यस। हैं, तो ये टॉपिक मैं जनरली अपने मास ट्रांसफर में करवाता हूँ। ठीक है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जिन मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है, उसके रिलेटेड मैं असाइनमेंट भी दूंगा, और यस उसके सर। रिलेटेड आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस में भी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बट जो बिल्कुल ही आउट ऑफ पैटर्न ओके था, सर। जैसे डेरिवेशन वाला वो जो क्वेश्चन था, वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर हाँ। सकते? बिकॉज वो टीपी का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का, और क्योंकि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो बिल्कुल ही ऑफ पैटर्न है ना, ओके सर। उसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बट जो रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है 5 साल में एक बार या 6 साल में एक बार, या जिसकी प्रैक्टिस पॉसिबल है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको हमारी यस। तरफ से या मेरी तरफ से या बाकी फैकल्टीज की तरफ से फॉर श्योर मिलेंगे ही मिलेंगे। यस। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड मैं तो ये भी प्लान कर रहा हूँ कि आइकॉनिक के बच्चों के लिए एक सेपरेट बुक बने, जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सिर्फ 1500 हाँ से सर, मैं यही 2000। पूछ रही थी कुछ ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के, हाँ, मतलब मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ? कोई एक पर्टिकुलर बुक, या फिर मतलब वो राम प्रसाद की बुक आती है नहीं ना, नहीं वो नहीं, उससे नहीं मोटी वाली, करना, जिसमें। उससे नहीं करना, उससे नहीं करना। ओके सर। राम प्रसाद को तो आग लगा दो, उससे नहीं करना बिल्कुल भी। ओके, वो बुक तो तभी पढ़नी है जब तुम्हारा गेट का एग्जाम हो जाएगा, बस। गेट का एग्जाम होने के ओके सर। बाद उसे ओपन करना। वो बुक गेट के लिए नहीं है, वो बुक पीएसयू एग्जाम्स के लिए है। जैसे आपका एनएफएल है, अपना खुद का एग्जाम लेती है, आरसीएफएल है, कई बार वो अपना खुद का एग्जाम लेती है, सेल है वो अपना खुद का एग्जाम लेती है, वाइजैग है वो अपना एग्जाम लेती है। तो बहुत सारे पीएसयूज है जो गेट के थ्रू रिक्रूट ना करके अपने खुद के एग्जाम्स लेते हैं। तो उनको उन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए राम प्रसाद या ओपी गुप्ता ये अच्छी बुक्स है। बट गेट के लिए दे आर द वर्स्ट बुक्स। तो गेट के लिए इनको कभी मत पढ़ना, आपके कॉन्सेप्ट्स हिल जाएंगे बिल्कुल। ओके, तो गेट के लिए प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे? ऑब्वियसली पहली चीज तो हर टीचर आपको क्लास के साथ साथ जब पढ़ाएगा तो असाइनमेंट देगा। ठीक है, जैसे मैं मास यस सर। ट्रांसफर जो भी पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 40 हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के दे चुका हूँ। ठीक है, और ओके सर। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट है कि 120 या 150 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने का, क्योंकि 150 गेट के पीवाईक्यूज है और 150 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, तो टोटल 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम ओके दैट, सर। जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है अकेडमी में, टेस्ट सीरीज के अंदर हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है 30 क्वेश्चंस का। उसके बाद 15 से 20 मॉक टेस्ट होते हैं फुल लेंथ, और हर फुल लेंथ में मास ट्रांसफर के 4 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो अगर 20 फुल लेंथ भी हो रहे हैं, तो दैट मीन्स 80 क्वेश्चंस आर देयर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर द मास ट्रांसफर, प्लस 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज। तो 100 एंड 150 क्वेश्चंस वहां भी आपको प्रैक्टिस के मिलते हैं। ठीक है, apart from ओके that सर। we are also planning to create a book for the practice, जिसमें सारे यस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हो। ऑलमोस्ट 1500 से 2000 क्वेश्चंस की एक बुक बनाने की
अभी प्लानिंग चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ बट प्लानिंग चल रही है, और अगर कंफर्म होता है तो वो बुक भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो और तीसरी चीज ये है कि ओके सर। अनअकैडमी यस सर। ऐप पे अगर आप जाओगे ना, तो ऐप पे जाके एक ऑप्शन है टेस्ट का, टेस्ट पे जब क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन आता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे क्लिक करके आप अपने ओके फेवरेट सब्जेक्ट के फेवरेट टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी ऐप पे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो हर मंथ कम से कम 300-400 ओके सर। उसमें ऐड होते जा रहे हैं। एवरी मंथ 300 to 400 क्वेश्चंस आर एडिंग अप। ओके, तो आपकी ऐप पे ही वो चीज अवेलेबल ओके है, सर। ठीक है, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा लेट्स से अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू कांटेक्ट विद द यस सर। फैकल्टी। तो फैकल्टी आपको उस क्वेश्चन से या उस टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए या तो कोई मटेरियल दे देगा या आपको रेफर कर यस देगा सर। कि वहां से कर लो, ठीक है ना, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। ओके सर। अदरवाइज तो एजुकेटर की तरफ से आपको इनफ ओके सर। क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि सारा करने के बाद भी आपको उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट विद द फैकल्टी, और फैकल्टी को बोलो कि सर मुझे इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसके मुझे या तो प्रैक्टिस क्वेश्चन दो या मुझे बताओ मैं कहाँ से करूँ। तो फिर वो एजुकेटर आपको 100% वो आपको या तो क्वेश्चन देगा या मटेरियल देगा जहाँ से रेफर करने हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये याद रखना, गेट में आपको 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, 50 to 55 ही करने हैं। तो यस सर। 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में आपको क्वेश्चंस छोड़ने हैं, और यही सबसे बड़ा डिसीजन है कि कौन सा छोड़ना है, और इसी चीज को आपको टेस्ट सीरीज में परफेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप वो 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ पाए तो आप 50 क्वेश्चन कर ले जाओगे, और 50 क्वेश्चन कर लिए तो फिर रैंक आ गया आपका। यस सर। अभी भी मैंने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट 46 की, बट मुझे उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, लाइक मतलब कि वो सही है सारे या नहीं, क्योंकि मेरे खुद के कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर नहीं थे ना, तो इसीलिए मैंने किए तो 46 क्वेश्चंस हैं और शायद थोड़ा और कर ली, बट मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पे थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया, इसलिए रह गया थोड़ा और। बट मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मुझे मतलब मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं गया, इसलिए मैंने सोच रखा था वैसे भी कि मैं ज्वाइन करूंगी अन अकेडमी एंड आगे के मतलब 22 के लिए प्रिपेयर करूंगी, कुछ मैंने खुद से किया था, मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए था, गाइड चाहिए था, इसलिए मैंने डायरेक्ट आइकॉनिक ही परचेज किया, क्योंकि मुझे थोड़ा गाइड की जरूरत थी, क्योंकि कॉलेज में भी हमारा पायलट बैच था और मेरे साथ कोई लाइक मेरे कली मतलब क्लासमेट्स कोई प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं खुद कर रही हूँ, तो थोड़ा खुद से खुद में आइडिया नहीं लगता ना कि क्या कर रहे हो आप, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए मैंने आइकॉनिक लिया था यहाँ पे नहीं, अन ठीक बात अकेडमी है। में। और ज्योति अच्छी बात क्या है कि ऑलरेडी आप मतलब 45 प्लस के मार्क पे तो इस साल आ गए, है ना। तो आपको इस साल की यस प्रिपरेशन से क्या करना है कि जो 46 आपने अटेम्प्ट किए थे, वो 46 to यस सर। 50 आप इस साल भी अटेम्प्ट करो, बट सही अटेम्प्ट करो। आपको बस अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है। अटेम्पटेशन तो ठीक है, यस अटेम्पटेशन बस थोड़ा सा इंक्रीज करना है 52 या 53 के आसपास। बस ये ध्यान रखना है कि वो यस सर। एक्यूरेटली अटेम्प्ट हो, है ना। यस सर, एग्जैक्टली, आपको थोड़ा अपनी एक्यूरेसी एक्यूरेसी। इंक्रीज करनी है। यस सर, क्योंकि मुझे पीएसयू चाहिए था, मुझे एमटेक नहीं करना है, कैटेगरी डायरेक्ट कौन सी जॉब के आपकी? लिए ही करना है, जनरल है सर। अच्छा, जनरल कैटेगरी है, फिर तो ज्यादा मेहनत करनी है। यस सर। तो 52 प्लस तो आपको करने पड़ेगा अटेम्प्ट। 52 प्लस यस करोगे सर। तो ही आपको एक पीएसयू मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कंफर्म मिल पाएगा, ठीक है। यस सर। सर गर्ल्स रिजर्वेशन गर्ल रिजर्वेशन यार, बट आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके फैमिली की इनकम 6 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी से बनवा सकते हो। नहीं है सर, अगर होती तो जेई मेन में भी होता था। तो अच्छी बात है सौम्या, उसमें दुखी होने वाली बात नहीं है, अच्छी चीज है। ओके, अगर आपके फादर जॉब करते हैं फिर तो नहीं हो सकता कुछ भी, बट अगर किसी के फादर बिजनेस करते हैं तो वहां पे तो दिखा सकते हैं कि मैं इतना नहीं कमाता, है ना। तो आप में से जितने बच्चे भी ऑनलाइन बैठे हैं, अगर आप में से किसी की भी फैमिली की इनकम आप दिखा सकते हो कि 6 लाख से कम है, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा, और वो बहुत बेनिफिशियल है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का होना मतलब आप एक तरह से ओबीसी की तरह ट्रीट हो जाओगे, आपको 4 से 5 नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर एक जनरल कैटेगरी वाले को 75 लाने हैं तो आपको सिर्फ 70 मार्क्स पे सेम बेनिफिट होगा जो उसको 75 मार्क्स पे हो रहा होगा।
तो अगर किसी का बनता है तो बनवा लेना फॉर श्योर। यस सर। ओके, और बाकी लोग कैसे हो? एनीथिंग टू आस्क फॉर गाइस? सर जो थर्ड ईयर में रैंक आएगी तो मतलब उसका बस मास्टर्स के एडमिशन के लिए है और कोई यूज नहीं है? वैसे अगर मैं गेट की बात करूँ तो गेट का पेपर एक्चुअल में मास्टर्स देने के लिए ही लिया जाता है। नहीं मतलब तो पीएसयूज तो बस वैसे ही बीच में आ गए थे कि पीएसयूज ने सोचा हम अपना एग्जाम लेंगे तो उसमें पैसा भी लगता है और हम अच्छा बच्चे रिक्रूट भी नहीं कर पाते, तो क्यों ना गेट के रैंक से ही हम बच्चों को लेना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये पीएसयू तो हर साल बेसिकली गेट से लिस्ट मांगते हैं और उन्हीं बच्चों को ही एडमिशन अपने यहाँ पे देते हैं, जॉब देते हैं। करंट गेट का स्कोर ही देखा जाता है और आपका जो थर्ड ईयर का रैंक है उस थर्ड ईयर के रैंक के बेसिस पे आपकी प्लेसमेंट तो हो सकती है बट आप डिग्री शो नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको फोर्थ ईयर में ही रैंक लाना होगा। थर्ड ईयर के रैंक से आप पीएसयू में नहीं जा सकते बट बाकी सारे काम कर सकते हो। बाकी सारे काम मतलब कि अगर आपको आईआईटीज या एनआईटीज में मास्टर्स के लिए जाना है या पीएचडी के लिए जाना है वहां भी एलिजिबल हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको या शायद पता होगा कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में रिसर्च पर्पस के लिए कंट्री में CSIR नाम से लैब्स है बहुत सारी। ठीक है, CSIR की 39 लैब्स है इंडिया के अंदर और इन 39 लैब्स के अंदर भी मास्टर्स होती है और यहाँ पे जो आपकी मास्टर्स होती है उसमें आपको एज ए GRF वो रिक्रूट करते हैं। तो गेट के रैंक से आप इन लैब्स के अंदर ऐसे JRF भी काम कर सकते हो जहाँ पे आपको स्टाइफेंड तो मिलेगा ही बट गेट के जब एमटेक पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक जॉब भी मिल सकती है इन CSIR लैब्स के अंदर। पहले JRF, फिर एमटेक के बाद SRF और उसके बाद आप परमानेंट वहां पे पोस्टिंग लग जाएगी आपकी। तो ये भी एक ऑप्शन है गेट के थर्ड ईयर के थ्रू, वो 3 साल तक वैलिड रहता है, तो आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हो या CSIR लैब्स में आप उसके लिए भी जा सकते हो JRF के लिए। दोनों ऑप्शन है। ओके ओके, तो ऐसा कोई है जो मतलब आगे मास्टर्स में इंटरेस्टेड हो, गेट के थ्रू यस जो कहता हो मैं मास्टर्स में जाऊंगा? यस सर। ओके, तो मेहर इंटरेस्टेड है और सौम्या गुप्ता भी इंटरेस्टेड है। यस सर आप कंफ्यूज नहीं होते? आई मीन 3 सौम्या हो गए हैं, मैंने हीट ट्रांसफर में भी देखा था। नहीं, मुझे कंफ्यूज नहीं होना पड़ता है ना, क्योंकि मैं किसी को देख नहीं सकता है ना। और अच्छी बात क्या है कि बच्चे कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि उनके सामने तो एक ही फैकल्टी है ना, दोनों अंकुर तो है नहीं, तो उनका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा नहीं तो मतलब कौन क्या डाउट पूछ रहा है, किसका क्या है, ऐसे ऐसे ही बोल रही थी। हाँ, कौन क्या डाउट पूछे, मैं डाउट देखूंगा ना, नाम थोड़ी देखूंगा नाम देख के तो वैसे भी बात नहीं, और वैसे भी मेरा थोड़ा नाम याद करने में ना कच्चा हूँ शुरू से। ठीक है, 2013 से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो पिछले 8-9 साल से बहुत सारे बच्चे पास आउट हुए हैं और मैं सबको बाय फेस जानता हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि आपके कॉलेज के सीनियर मुझसे पढ़े हैं तो मैं बोलूंगा हाँ पढ़े हैं, बट कौन पढ़े हैं मुझे ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं सबको बाय फेस जानता हूँ, तो नाम याद करने वैसे भी कच्चा हूँ मैं। ओके याद कैसे रहेगा? बहुत सारे बच्चे होते हैं, याद वैसे भी रखना मुश्किल है। नहीं, कई टीचर की एबिलिटी होती है वो नाम याद रखते हैं। लाइक मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था गेट कोच में, तो जो मेरे साथी दोस्त होते थे अंकुश गुप्ता सर, उनको शक्ल याद नहीं रहती थी, उनको नाम याद रहते थे। तो ही रिमेम्बर्स एवरीवन, उनको सब याद रहता था। उनसे पूछ लो कि इस कॉलेज में हमारे पिछले 5 साल में कौन कौन से बच्चे पढ़े, वो नाम नाम से गिना देते थे, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है मतलब। वैसे टीचर कम होते हैं कि जो मास ट्रांसफर भी पढ़ा सकता है और जो केमिकल टेक्नोलॉजी भी पढ़ा सकता है, बिकॉज मास ट्रांसफर इज टू कॉन्सेप्चुअल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी इज आई वुड से कंसेप्ट तो है बट क्राइमिंग भी कहीं ना कहीं उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर है ना। बट मैं दोनों पढ़ा देता हूँ बिकॉज मैं इस चीज में बिलीव रखता हूँ कि किसी कंसेप्ट में उतना ही दिमाग लगाना चाहिए जितना वो समझ आए, और जिस पॉइंट पे समझ आना बंद हो जाए इट्स बेटर टू लर्न, उसे याद ही कर लो।
देखो हर चीज समझ में चलेगा तो फिर तो गेट कर ही नहीं पाएगा ना हम। तो बहुत सारी चीजें हमें गेट में याद भी करनी पड़ेगी। ओके ज्योति, आपके कोच कौन है? सर वो मैम है मानसी चोपड़ा। मानसी चोपड़ा, ठीक मानसी है। मैम। और सौम्या, आपके कोच कौन है? सर मेरे उर्वशी मैम। ओके, और सौम्या गुप्ता के? अच्छा अच्छा, ठीक है। सर वो मेरी सीनियर भी है वैसे। तो आपके सीनियर भी है। आप हाँ IIT सर, से हो क्या? नहीं सर, अभी नहीं, मतलब वो वनस्थली से उन्होंने भी बीटेक किया था ना। अच्छा, मैं भी बीटेक से वनस्थली सीनियर है। ओके ओके ओके। हाँ तुम अभी वनस्थली में 3rd ईयर में 4th ईयर में हो? सर, अभी 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर में, ठीक है ठीक है। तुम्हारे वनस्थली से बहुत सालों तक बच्चों को हमने पढ़ाया हमने। 2014 से मुझे याद है, वनस्थली से हमारा पहला बैच आया था पढ़ने के लिए, और तब से बहुत सारे बच्चे हर साल वनस्थली की कोचिंग करते हैं। एक हमारे सुपर सीनियर थी, क्या नाम था उसका, कंचन करके थी, 2015 में पास आउट हुई थी। तो वो भी काफी अच्छा कर वो रही तो है, मुझे आइडिया नहीं होगा। HPCL के अंदर है, काफी अच्छा कर रही है। गुड। तो सर मतलब वनस्थली से भी जो किया उनका अच्छा रहा है। वनस्थली से वनस्थली से जिन सीनियर ने किया है, मतलब उनका भी अच्छा रहा है परफॉर्मेंस नहीं, गेट में। अच्छा नहीं रहा। वनस्थली में अच्छा क्यों नहीं रहा कि अच्छा नहीं। वनस्थली के बच्चे मैंने देखा है, ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि वो नवंबर तक एक्टिव रहते हैं। नवंबर तक वो फुल फ्लैश्ड गेट करना है, गेट करना है, गेट करना है, तैयारी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट पता नहीं दिसंबर में उन्हें क्या होता है, दिसंबर जनवरी में, आई डोंट नो, कि वो बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं रहते, कॉन्टेक्ट तोड़ देते हैं, बात नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, टेस्ट सीरीज नहीं देते, और सब कबाड़ा हो जाता है दिसंबर जनवरी के टाइम पे। तो इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहता मतलब। लेकिन उसके बाद तो फ्री होते हैं। उसके बाद फिर वो IT दिसंबर कंपनी में में थोड़ा टाइम जाता कॉलेज है। में, तो IT कंपनी ले जाती है उन्हें, फिर वो फिर प्राइवेट में ही चले जाते हैं। ऐसा ट्रेंड रहा है मुझे मतलब। तो वैसे उसका सोचना ही नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब तो आप सबको मैं देखते एक ही हैं बात हम बोलूंगा अगर कि चेंज कर पाए। आप सबको मैं एक ही बात बोलूंगा कि यार अपनी जो एनर्जी है ना वो अभी तो है, बट आपकी मेन एनर्जी का जो टाइम होता है ना वो होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, उन 3 महीनों के अंदर ना बिल्कुल भी ड्रॉप इन एनर्जी नहीं चाहिए। और मैं देखता हूँ कि शुरू में बड़ी एनर्जी रहती है, एनर्जेटिक, एवरीवन इन एनर्जेटिक, कर देंगे, हो जाएगा, है ना। बट धीरे धीरे नवंबर आते आते, बिकॉज तब तक सिलेबस लगभग हो चुका होता है, और बच्चे बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हो तो गया है, अब तो कर लेंगे, अब तो हो ही जाएगा। और नवंबर निकाल देते हैं, दिसंबर निकाल देते हैं, फिर जनवरी में उन्हें टेंशन होने लगती है, यार रिवाइज तो किया नहीं, अब क्या करें। वो टेंशन के हमारे जनवरी में नहीं पढ़ पाते, फिर गेट में कबाड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो आप सबको एक ही बात बोलूंगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने ही है एक्चुअल में तैयारी करने के। ठीक है, तो इन 3 महीनों के अंदर कांटेक्ट में जरूर रहना, अपने कोच से, अपने एजुकेटर से बात करते रहना, जो भी प्रॉब्लम आएगी डिस्कस करते रहना, और एनर्जी में रहना। ये 3 महीने ही है जो आपका रैंक डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। ओके, और कोई बात करनी है आपको? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना है, कुछ बात करनी हो? फिर मैं ऐसे बोल रहा था, जैसे मिशंस आते हैं ना, तो उसमें मतलब टाइम लग जाता है, और बीच में अपन को लगता है कि यार इस वाले अप्रोच से हो जाता है, अब मतलब अप्रोच बीच में पता लगता है कि यार ये इजी अप्रोच रहेगी, तो मतलब उस टाइम पे, गेट के टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो उसे कैसे सुधारा जाए मतलब? नहीं नहीं, वो जो आप अभी बता रहे हो मुझे चीज, ये चीज तब आती है जब आप किसी टाइप का क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो। पर जब उसी टाइप का क्वेश्चन आप दूसरी बार करोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी चीज जब हम पहली बार सर करते हैं ना, तो चांसेस है कि क्वेश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर जब दूसरी बार करोगे तो हो जाएगा। इसलिए मैंने ज्योति को भी क्या बोला था, मैंने ये बोला ना कि हम वही क्वेश्चन गेट में कर पाएंगे जिन क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस पहले से की होगी।
इसलिए टेस्ट सीरीज देना बड़ा जरूरी है, जितने मॉक टेस्ट होते हैं वो देना जरूरी है, सो दैट आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाओ। और हमारे यहाँ पे अकेडमी में लास्ट के 2 मंथ में तो स्पेशल प्रैक्टिस सेशंस भी चलते हैं। ठीक है, मैंने पूरा जनवरी और इवन फरवरी के शुरू के 10 दिन मैंने डेली प्रैक्टिस सेशन लिया है, डेली लाइव प्रैक्टिस सेशन, सो दैट बच्चों की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो पाए। और हर प्रैक्टिस सेशन में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने बच्चों को करवाए हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा वो हो सकता है, बट दोबारा उस क्वेश्चन को करोगे तो वो क्वेश्चन आपसे फॉर श्योर हो जाएगा। और गेट में जब उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। और 50 क्वेश्चन गेट में आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप कर पाओगे, जिनके जैसे क्वेश्चन आपने पहले ट्राई कर रखे होंगे, तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। 50 क्वेश्चन आप कर पाओगे अच्छे से, और बाकी के 15 वैसे नहीं करने, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस आपको अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते रहना है। तो कोई क्वेश्चन पहली बार नहीं हो रहा हो चलेगा, बट दूसरी बार होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। और फिर वो जैसे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे मैंने एमपीओ में पीवाईक्यू करे तो उसमें नया था, मतलब नोट से रिलेटेड था, पर क्वेश्चन नया था, मतलब मेरे देखे हुए नहीं थे, तो फिर उसमें प्रोसेस कैलकुलेशन का यूज किया मैंने, पर उसमें टाइम लग जाता है। मतलब गेट का पेपर उस टाइम पे दूंगा तो उस टाइम पे इतना टाइम देना भी नहीं होता, वो प्रेशर के वजह से वहां पर। लक्ष्मी वही सोच रहे हो कि जब तुमने पहली बार उस क्वेश्चन को किया तो टाइम लगा, जब तुम दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे, 5वीं बार करोगे, तो ये थोड़ी तुमने एक बार क्वेश्चन को किया और अगले दिन तुम्हारा गेट का एग्जाम होगा। तुम जो सिचुएशंस तुम्हारे साथ पहली बार क्वेश्चन करते टाइम हुई, वही सिचुएशन गेट में थोड़ी ना होगी, बीच में रिवीजन भी तो आएगी, उसको तुम भूल रहे हो बार बार। जब तुम पहली बार किसी काम को करते हो तो हमेशा वो काम टफ होता है, पर जब उसी काम को 50वीं बार करोगे तो काम आसान हो जाएगा। और यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले अपने क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, फिर पीवाईक्यूज अच्छे से ट्राई करने हैं, फिर जो भी असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे वो आपको करने हैं, जो आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा वो आपको करना है, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज चलेगी वो आपको सारी अटेम्प्ट करनी है, और ये सब करने के बाद आप गेट में अपीयर होने वाले हो। और आप सोच रहे हो कि मैंने वो पीवाईक्यू किया था, उसमें पहली बार मुझे टाइम ज्यादा लग गया, ऑब्वियसली लगेगा, बट जब प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, टेस्ट सीरीज देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे, तो टाइम स्पैन अपने आप कम हो जाएगा, और फिर जब आप गेट दोगे तो गेट में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, गेट में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुमने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी, कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई मेहनत नहीं की, बस तुमने एक बार नोट्स पढ़े, एक बार पीवाईक्यू पढ़े और बोलो कि मेरा तो 70 नंबर आने चाहिए, तो वो नहीं होने वाला। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो रैंक नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जब मैं फीड देता हूं ना, तो फीड की परसेंटेज सिर्फ 50% ही होती है, 50% मोर वोलेटाइल। और अगर उस फीड को आप डायरेक्टली एक बार रिफ्लक्स करके बाहर निकाल दोगे तो आपको प्रोडक्ट में भी 55 या 60 से ज्यादा परसेंटेज नहीं मिलने वाली प्रोडक्ट की, बट हमें कितनी चाहिए? 98 से ज्यादा। तो उस 50 को 98 में करने के लिए हम शुरू में क्या करते हैं? हम शुरू में कॉलम को कुछ दिन तक टोटल रिफ्लक्स पे रन करते हैं, और टोटल रिफ्लक्स पे रन करने के बाद जब कॉलम मुझे 98% देने लगता है तब उसमें से प्रोडक्ट विड्रॉ करते हैं। तो डिस्टिलेशन कॉलम ये सिखाती है कि रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट एक्सपेक्ट करने से पहले खुद को एक बार टोटल रिफ्लक्स पे तो लेकर आओ। और टोटल रिफ्लक्स का मतलब है कि बस लग जाओ, नथिंग इज कमिंग इन, नथिंग इज गोइंग आउट, है ना। लाइफ में कोई एंट्री नहीं, कोई एग्जिट नहीं, सिर्फ एक ही चीज चल रही है, वही चलते जा रही है चलते जा रही है चलते जा रही है चलते जा रही है, टोटल रिफ्लक्स कंडीशन। और जब टोटल रिफ्लक्स कंडीशन पे आ जाओगे ना, तो फिर तुम्हें 98% सेपरेशन भी मिलेगा। बट अगर नहीं आए तुम टोटल रिफ्लक्स पे तो 98% तो छोड़ो, तुम्हें 68 भी नहीं मिलने वाला। तो जैसा हम डिस्टिलेशन में पढ़ते हैं ना, वैसा ही तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के साथ भी करना है। ठीक है, वैसा करोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। वेरी सिंपल। तो जो जो पैटर्न टीचर बताएगा करने के लिए वो तुम्हें करना है, और वो सब फॉलो करते गए तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, रिवॉल्वर
रिबोलर क्या करता है, रिबोलर हीट देता है, ठीक है, और रिबोलर की हीट लेके मोर वोलेटाइल तो वेपराइज कर जाता है, बट लेस वोलेटाइल तो वेपराइज नहीं कर पाता। इन द सेम वे एजुकेटर भी एक बात सबको बताता है, कुछ बच्चे उसको फॉलो करके करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं। तो जो बच्चे करना शुरू कर देते हैं वो मोर वोलेटाइल होते हैं, वेपराइज होकर ऊपर चले जाते हैं, और जो लेस वोलेटाइल होते हैं बेचारे नीचे रह जाते हैं। वो तुम्हें देखना है ना कि हमारे पोटेंशियल देने के बाद तुम क्या बनना चाहते हो, मोर वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल, ठीक है। तो जितने भी केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ। अब वो आपके ऊपर है, आप क्या सीखना चाहते हो। Okay guys, anything other to ask, anything else? सर हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल बोलो। मुझे ये पूछना था, मेरी स्पीड मतलब बहुत स्लो है और मैंने प्रिपरेशन भी अभी 25 दिन से स्टार्ट की है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, जैसे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना ही अभी शुरू किया है, समझ मुझे सब आ रहा है, तो मतलब लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे करूंगी। जैसे मैं और सब बच्चों को देखती हूँ बहुत जल्दी कमेंट कर देते हैं वो, और मेरा भी आ जाता है पर बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है अगर टेस्ट भी होंगे, सब होंगे, तो मेरा तो बहुत कुछ छूट जाएगा, तो मैं कैसे करूँ। सौम्या सेम बात बोलूंगा कि जो तुम्हें लगता है वो अभी लगता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे तुम रिवाइज करते रहोगे, ओके, प्रैक्टिस करते रहोगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, जब सब्जेक्ट हो जाएगा तो उस सब्जेक्ट की रिवीजन करोगे, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई करोगे पहली बार, फिर उसकी भी रिवीजन करोगे। तो जब तुम नोट्स को रिवाइज करोगे दूसरी बार, प्रैक्टिस क्वेश्चन को रिवाइज करोगे दूसरी बार, फिर तीसरी बार करोगे, फिर फोर्थ टाइम करोगे, फिर फिफ्थ टाइम करोगे, तो आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, ठीक है। जैसा आज मैं पढ़ाता हूँ ऐसा मैं 2013 में नहीं पढ़ाता था, ठीक है। तो पिछले 8-9 साल में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, मतलब मेरा भी रिफ्लेक्स हुआ है, ठीक है। तो हर साल मैं कुछ ना कुछ गेन करता हूँ अपने पढ़ाने में। इसी तरह जब तुम उस चीज को रिवाइज करोगे ना, जब दूसरी बार पढ़ोगे तो तुम भी कुछ गेन करोगे, तीसरी बार पढ़ोगे तो भी कुछ गेन करोगे। तो जब टेस्ट हो गए वो हो गए सितंबर में, तो सितंबर तक आते आते मास ट्रांसफर कम से कम 10 बार तो तुम रिवाइज करोगे ही, और जब 10 बार तुम मास ट्रांसफर रिवाइज करोगे, 10 बार उसके प्रीवियस ईयर रिवाइज करोगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी तो 10 टाइम्स होगा। तो आज जो तुम स्टेट है ना, उस स्टेट के बेसिस पे खुद को जज मत करो, बिल्कुल भी जज मत करो, बिकॉज आपने अपने लाइफ में कई सारे ऐसे काम किए होंगे ना जो फर्स्ट टाइम तो बड़े मुश्किल लगे होंगे, ओके। लाइक जब मुझे याद है आज, जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइव किया था गाड़ी, फर्स्ट टाइम, तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था पहले गियर पे, फर्स्ट गियर पे मेरी स्पीड थी 10 की, सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। उस पे मेरे हाथ कांप रहे थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। पहला गियर, पूरी गाड़ी में 4 लोग और बैठे हैं और सबने हैंड ब्रेक वगैरह सब पकड़ रखे हैं, कुछ नहीं हो सकता, फिर भी मेरे को डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाएगा ही। और आज का ये हाल है कि मैं 120, 130, 140 की स्पीड भी चलाता हूँ गाड़ी, और ऐसे ऐसे कट निकालता हूँ जो एक अच्छा ड्राइवर भी नहीं निकाल सकता। तो उस टाइम से लेके इस टाइम तक में मतलब काफी कुछ एनहांस भी तो हुआ है ना। तो पहली बार तो हमेशा डर लगेगा कि होगा या नहीं होगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट धीरे धीरे जब करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो चीजें होने लगती है। और यही लाइफ का रूल है, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी नहीं डरना, अभी बिल्कुल नहीं डरना, आपको तो बस सब्जेक्ट पूरा करना है, उसको रिवाइज करते रहना है, प्रीवियस ईयर्स करने हैं, उसको रिवाइज करते रहना है, फिर टेस्ट सीरीज होगी, उसमें से प्रैक्टिस करनी है, उसको रिवाइज करते रहना है, और उस पैटर्न को फॉलो करते रहना है, और डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना, बिकॉज गेट आने से पहले आप इतनी बार रिवाइज कर चुके होंगे कि गेट से 2-3 दिन पहले आपको नर्वसनेस नहीं होगी, आपको एक्साइटमेंट होगी, ठीक है। 13 को इस बार गेट का एग्जाम था,
मैंने 12 को बच्चों के साथ जूम कॉल ली थी, जिसमें ऑलमोस्ट 50-60 बच्चे कनेक्ट हुए थे। तो जूम कॉल में मैंने एक ही बात पूछी थी बच्चों से कि कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें नर्वसनेस हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है? सबका एक ही आंसर था, सर एक्साइटमेंट हो रही है, अब तो कोई डर नहीं लग रहा। सर देखो मैंने कितनी स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर था चुके तब थे। बहुत क्या कह रहे हो? यस सर, मैंने स्टार्टिंग का देखा तो उसमें सब बहुत खुश थे। उन्होंने बोला सर आज हमने बुक खोल के भी नहीं देखी है और फॉर्मूला एक शॉर्ट पेज में फिट कर लिया है, ऐसे ऐसे करके वो लोग बता रहे थे। थोड़ा बहुत एग्जैक्टली वही चीज है, वो एक्साइटमेंट होती है यार जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो ना। मतलब जैसे आज आप हो ऐसे नेक्स्ट ईयर नहीं रहोगे, तब तक आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर चुके होगे, बिकॉज आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं। आज की सिचुएशन देख के मत डरो, ठीक है? जब आपका सिलेबस हो जाएगा पूरा, टेस्ट सीरीज दे रहे होगे और फिर भी अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे ना, तो थोड़ा बहुत चिंता की बात है। बट अभी तो डरने की कोई भी बात नहीं है। और जहां तक बात है टेस्ट में, तो आपको टेस्ट एनालिसिस सेक्शन भी मिलने वाले हैं। मतलब आपका टेस्ट आपका कोच एनालाइज करेगा और एनालाइज करके आपको बताएगा कि आपकी वीकनेस कहाँ पर है, और आप फिर उस वीकनेस को भी अच्छे से कवर कर पाओगे। तो आइकॉनिक में तो वैसे भी डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज हर कदम पे आपका कोच आपके साथ है। तो टेंशन ले रहे हो? यस यस सर, पहले मेरा प्लस था पर मुझे लगा कि मुझे मतलब काफी हेल्प चाहिए होगी, तो इसलिए मैंने फिर आइकॉनिक में अपग्रेड किया। ओके ओके, तो अच्छी बात है यार। मैं तो यही कहूंगा कि मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि अगर कोई मैनेज कर सकता है ना तो आइकॉनिक तभी किया एक क्लास में आइकॉनिक आप बताते थे। क्या कह रहे हो? सर आप किसी को एक बार एक्सप्लेन कर रहे थे ना क्लास में, आइकॉनिक में ये होता है ये होता है, तभी उसी टाइम लिया था मैंने। किसी ने पूछा शायद, तब फिर मुझे लगा कि मुझे तो जरूरत है इसकी, क्योंकि मुझे 1 साल में ही करना है, मुझे एमटेक चाहिए अगले साल। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि मैं और कहीं ना अगर आप देखो, क्योंकि आप सबका तो मुझे नहीं पता, बट मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे ना, तो ऑफलाइन बच्चा जब कोचिंग करने आता था तो 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख उसका स्पेंड होता था कम से कम। 80,000 फीस होती थी और 80,000 उसका खाने का खर्चा होता था, 1.5 लाख। अब वही चीज आपको ऑलमोस्ट हाफ रेट में मिल रही है, जहां पर एक कोच भी एक्स्ट्रा है जो आपके साथ डेली बेसिस पे बात करेगा, आपको गाइड करेगा। तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो आइकॉनिक तो बेस्ट है यार। आपको तो मतलब जितने भी आइकॉनिक है, आपको कोई भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट। आज की सिचुएशन ना, बस जो एजुकेटर्स बताते जा रहे हैं वो काम करते जाना और कोच से बातें करते रहना, ठीक है? कोच आपका हर स्टेप पे गाइड करेगा, हर स्टेप, ठीक है? और जो भी आपके कोच हैं उन दोनों के मैंने कान पकड़े हुए हैं, ठीक है? तो वो भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोच भी अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो दोनों कोच अच्छे से मैं जानता हूँ और दोनों को मैं टाइट करके रखता हूँ। तो दोनों कोच अच्छे से मेहनत सर आइकॉनिक में मतलब हमें नोट्स अलग मिलते हैं या कुछ नोट्स भी मिलते हैं शायद? हाँ, तुम्हें शायद मैकेनिकल ऑपरेशन के नोट्स मिल भी गए होंगे। सर नहीं, अभी मुझे नहीं मिला है। आपको नहीं मिले ना? ओके, तो नोट्स मिलते हैं, मतलब पूरा मटेरियल मिलता है आपको आइकॉनिक में ना, होल मटेरियल। तो ऑलमोस्ट आइकॉनिक में अगर मैं बताऊं तो 10 सब्जेक्ट में से 6 मटेरियल ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं और 4 मटेरियल बाकी के बाय द एंड ऑफ 15 मार्च प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको मटेरियल मिलना शुरू हो चुका है। आप में से कुछ बच्चों को एमओ का मटेरियल मिला होगा और बाकी मटेरियल भी आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो फाइनलाइज होने शुरू हो गए हैं। तो जल्दी ही आपके पास सारा मटेरियल होगा, सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। उसके अंदर पूरी थ्योरी रहेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे और पीवाईक्यूज भी रहेंगे, सब कुछ होगा उसके अंदर। यस सर, सो वो मेरे को मतलब मेल करे जाएंगे या फिर मुझे मांगना पड़ेगा कोच से? हाँ नहीं, आई थिंक वो पीडीएफ की फॉर्म में सबको मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं ये आपका कोच डिस्कॉर्ड में भी मिलते हैं। डिस्कॉर्ड में लिखा है ना, वहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन है। अच्छा, तो आयुष डिस्कॉर्ड में मटेरियल का ऑप्शन है, तो वहाँ पे यस सर, थैंक यू, मैं देख लूंगा उसको। अभी तो खैर सारे मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बट जल्दी ही आपके पास
विद इन 1 मंथ ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट्स के तो मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मटेरियल की टेंशन नहीं है, मटेरियल आपके पास प्रॉपर मिलेगा और अच्छा मटेरियल है, काफी एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया है, तो इट्स ए गुड मटेरियल। एंड हर मटेरियल में आपको 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और हर मटेरियल में आपको लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज मिलेंगे फुल्ली सोल्ड, और एग्जांपल्स अलग से होंगे, सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ एग्जांपल्स भी होंगे। तो एग्जांपल्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज प्लस ऑल द थ्योरी एंड द डेरिवेशन। ठीक है, तो एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट मटेरियल के बारे में। तो यस सर, मैं देख लूँ। थैंक यू। और बताओ गाइस, कोई इनफॉर्मल बात करनी हो किसी को, किसी तरह की कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो नॉर्मल, एनीथिंग? सर आपने ड्राइविंग कब सीखी थी? क्या मैंने ड्राइविंग सीखी थी 2 साल पहले। बड़ा डर लगा था उस दिन जब मैंने ड्राइविंग, बहुत डर लगा था, ऐसा लगा था कि मैं कभी ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। बट ड्राइविंग सीखने के बाद ही मेरे मन के अंदर हुआ कि गाड़ी लेनी चाहिए, तो उसके बाद फिर मैंने गाड़ी ली। तो गाड़ी लेने का रीजन कहीं ना कहीं ड्राइविंग था। ओके सर, मैंने भी सीख लिया, सीख बट ली? प्रैक्टिस छोड़ दिया, तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं। होता है, प्रैक्टिस करते रहना बड़ा जरूरी है। हाँ सर, पता लग रहा है अब है ना, डेट में जब आप रिवीजन छोड़ दोगे ना, तो ऐसा लगेगा ये सब्जेक्ट यार, ये तो इसमें से कुछ भी नहीं आता, कुछ पढ़ा तो था लेकिन कुछ याद ही नहीं है। सर कल बताया था ना मैंने कि मैंने वो कल मैंने क्लास नहीं लगाई थी, हाँ हाँ हाँ। तो फिर आज मैंने रात लगा दिया और तो इसलिए नहीं तो सारा आज का भी मेरा थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से समझ नहीं आया था, ट्रे वाले से समझ आया। हाँ, ऐसा होता है, जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो ना आप लोग, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से रिवाइज नहीं करोगे ना डेली, तो आप सब्जेक्ट भूलते चले जाओगे। लाइक जो बच्चे सीआरई कर रहे हैं, फर्स्ट 10 क्लासेस में जो सीआरई हुआ था, अगर वो आप फर्स्ट लेक्चर से रिवाइज नहीं करोगे तो भूलते चले जाओगे। इस मंथ सीआरई 1 खत्म होने वाला है, 1 मार्च को सीआरई 2 स्टार्ट होगा, तो जब सीआरई 2 स्टार्ट होगा सीआरई 1 पूरा भूल जाओगे, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से डेली रिवाइज नहीं करोगे तो रिवाइज करते रहना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और गाड़ी में तो बेस्ट है ना, सीखने की टेंशन ही नहीं, आप बिना गियर की गाड़ी लो, ऑटोमेटिक गाड़ी, बड़ा मजा आता है चलाने में, एक्टिवा जैसी होती है वो। मैनुअली ले लिया सर। ओके ओके, बाकी ऑटोमेटिक गाड़ी में बड़ा मजा आता है, रेस दो ब्रेक दो, रेस ब्रेक खत्म। ये चढ़ाई पे मुश्किल होती है वो। नहीं, आसान होती है, चढ़ाई आसान होती है। चढ़ाई पे मैनुअल मुश्किल होती है, बिकॉज मैनुअल में आपको गियर बदलने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है। ओके हाँ, मैं पहाड़ों पे भी लेके गया अपनी गाड़ी को, तो पहाड़ों पे तो बहुत आसान है चलाना, बहुत आसान। सर मेरा जो पार्किंग एरिया है घर के पास, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो वो ना 2 बार मैं ठोक चुकी हूँ। तो आगे मतलब वो है कुछ, क्या बोलते हैं, दीवार नहीं है, पता नहीं क्या है। हाँ, तो फिर वो उससे ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए अब मैंने डर के मारे छोड़ ही दिया। होता है, होता है। और सर मेरे को डाउट्स नहीं आते, मतलब मेरे को ये लगता है कि मैंने जो पढ़ा है बस याद कर लिया। ये मुझे लगता है कि मेरे को क्यों नहीं आते डाउट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सच बताओ, जिनको डाउट आता है ना, वो वैसे ही दुखी रहते हैं। तुम लक्ष्मी से कभी बात करो, लक्ष्मी अपने आप से दुखी रहता है। क्यों? उसको डाउट बहुत आते हैं, ना चाहते हुए भी उसको डाउट आते हैं, और वो डाउट किसी काम के नहीं होते कई बार, तो उसका माइंड वैसे फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इतने डाउट क्यों आ रहे हैं, है ना? सर सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में, मुझे लगता कभी है ना कभी मेरे को भी नहीं, आपको डाउट नहीं आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग यार, कि आप कितने सॉर्टेड इंसान हो। एक्चुअली ऐसा लगता है ना कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रही, मुझे डाउट क्यों नहीं आ रहा है। मुझे समझ आ रहा है, मतलब सबके डाउट सुनते हुए लगता है जैसे कि ये ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे हैं मेरे से, इनको इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सब ऐसा मेरे कुछ साथ नहीं है, है, मुझे कुछ नहीं है। डाउट नहीं आ रहा। आप अगर एमटीओ की क्लास देख रहे हो, आपने देखा होगा, एक तुषार करके स्टूडेंट है, वो तुषार डाउट पूछता है, और वो इतने रद्दी डाउट होते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है,
बट फिर वो तो पूछता है। क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब वो ऐसे डाउट्स पूछते हैं ना, मन करता है उठ के मारो यार, पूरा क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है ये बच्चा। तो वही है ना, एज ए टीचर मार तो नहीं सकते, बट ऐसा मन में अंदर आता है कि यार क्यों पूछ रहे हैं यार, ये मैंने कल ही तो बताया था, फिर तो दोबारा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है आपके मन में डाउट नहीं आते। तो मतलब क्या है कि आप बड़े सॉर्टेड इंसान हो, आपको अगर कोई चीज समझ आ जाती है तो फिर आ जाती है। अब इसका मतलब ये हुआ ओके, जिनको डाउट आते हैं ना, उनका मतलब ये है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे टीचर जो पढ़ा रहा है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, और वो जबरदस्ती डाउट क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, और वो बच्चे बड़ा दुखी रहते हैं। पता है दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि जब सब्जेक्ट हो जाएगा ना और वो नोट्स रिवाइज करेंगे, उनको तब भी डाउट आएंगे। एक स्टूडेंट है कुणाल Yes. करके, कुणाल ने मास ट्रांसफर पिछले साल पढ़ा था मुझसे, पूरा मास ट्रांसफर होने के बाद जब वो रिवाइज कर रहा था, तो वो सेम डाउट मुझे से टेलीग्राम पे पूछता था जो डाउट उसने क्लास में पूछे थे, सेम डाउट। और इस साल जब दोबारा मास ट्रांसफर मैंने स्टार्ट किया, वो दोबारा से अटेंड कर रहा है मास ट्रांसफर, और फिर वो वही डाउट पूछ रहा है बार बार, इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या है। तो ये बच्चे, ऐसे बच्चे बड़े दुखी रहते हैं, ऐसे बच्चे अपने आप से दुखी होते हैं। क्यों? वही डाउट, ना बेकार के डाउट वो पूछते जाते हैं, समझ उन्हें कुछ आता नहीं है, उस टाइम लगता है उन्हें क्लियर हो गया, बट बाद में फिर वही डाउट आ जाता है। तो यू आर लकी, सच बता रहा हूँ, यू ऑल आर लकी जिनको डाउट नहीं आते, यू आर वेरी लकी। बिकॉज मैं भी अपने टाइम पे ऐसा ही स्टूडेंट था भाई, मुझे जो समझ आ गई आ गई, अब क्या इसमें क्या डाउट पूछे, समझ आता हो गया, a+b 2 है तो 2 है, खत्म। 2+2 4 था तो होता है, अब इसमें 5 क्यों होगा? वो बड़ी सिंपल है। तो Yes, बहुत अच्छी sir. चीज है यार, ये बहुत अच्छी हैबिट है। और जो रियल में डाउट होते हैं ना, सच बताओ तो मैं, रियल के जो डाउट होते हैं वो तो कोई बच्चा पूछता ही नहीं है, कोई बच्चा नहीं पूछता, बिकॉज Yes, sir. आप बीटेक के लेवल पे आप इतना सोच पाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मास्टर आंसर में मैं खुद से ही डाउट पूछ लेता हूँ आपसे, आपने देखा होगा कि चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम नहीं पूछ रहे तो मैं पूछ लेता हूँ। जब मैं यस पूछता सर हूँ, बहुत अच्छा काम करते हो सर, बिल्कुल पता लग जाता है। है ना, तो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फिर उस टाइम पे सारी क्लास हिल जाती है कि यार ये क्या था अब ये, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी सोच बढ़ती है ना, कि अच्छा ये ऐसे भी तो सोच सकते थे। लाइक आज की क्लास अगर किसी ने अटेंड किया हो, तो मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक रिलेटिव वोलेटिलिटी वाला, कि एक तरफ तो कहते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और दूसरी तरफ आप इसे रेले की क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हो, तो ये पॉसिबल कैसे है? तो ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। और जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सब मैं पूछता हूँ। तो जो जेन्युइन डाउट होते हैं ना, जो होने चाहिए बच्चों के, वो बच्चे नहीं पूछ पाते, तो मैं बच्चों को बता देता हूँ कि ये डाउट होने चाहिए, और वो डाउट भी अगर आपको समझ आ गया तो मतलब सब्जेक्ट क्लियर हो गया, फिर तो कोई डाउट बचा ही नहीं, कोई डाउट नहीं बचा। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो पहले से ही टैलेंटेड होते हैं, जिन्हें आता होता है, जो बस देखा और समझ आ गया। दूसरे वो जो मेहनत करते हैं और मेहनत करके उन्हें समझ आता है। तो अगर आप दूसरी कैटेगरी में भी हो ना, कि आपने पढ़ा, पहले तो नहीं पता लगा आपको, बट पढ़ने के बाद समझ आ गया, तो भी आप बहुत लकी हो। क्यों लकी हो? बिकॉज एक तीसरे तरह के भी होते हैं जो पढ़ने के बाद में नहीं समझ पाते, तो उनसे तो आप लकी हो। ठीक है। तो डोंट वरी कि कोई भी बात नहीं है, अगर आपको डाउट नहीं आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा कि आप बहुत सुखी इंसान हो, लाइफ में आपके कोई टेंशन नहीं है बहुत सारी, आप बट पढ़ते हो, पढ़ के आपको समझ आ जाता है, और यही चाहिए होता है एक्चुअल में, यही चाहिए, ज्यादा नहीं टेंशन लेने का। गेट का पेपर बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको बस जो क्लास में करवाया जा रहा है बस वो करते रहना है निरंतर। ठीक है, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आपने कोई भी क्लास अभी तक जो आपने जितनी भी क्लास अटेंड की है ना, आपका जो लेवल अभी अंडरस्टैंडिंग का उस टॉपिक के लिए आज है, आपको बस वही लेवल गेट तक मेंटेन रखना है। होता क्या है, जब एक सब्जेक्ट खत्म हो गया नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो नए सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ने लगता है और पुराने सब्जेक्ट का जाने लगता है। वो नहीं होने देना। मतलब पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहना है और फिर नए को साथ साथ करना है। तो जो लेवल आपका जिस टॉपिक में आज है, अगर वही लेवल आपका गेट तक रहा, तो कोई डाउट नहीं, आपका टॉप 30 में रैंक आएगा ही आएगा। बिकॉज गेट पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल मक्खन। जैसे पराठे में मक्खन रखते पिघल जाते हैं ना, ऐसे वो 50 क्वेश्चन बिल्कुल पिघल जाते हैं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है।
बस आपको वो पराठा बनना है, मतलब हाई टेम्परेचर वाली चीज बननी है, पोटेंशियल होना चाहिए आपके अंदर, तो पोटेंशियल जरूरी है, तो गेट का पेपर बहुत आसान है। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो समझ आ जाते हैं ना मेरे तुम्हें? यस सर। हाँ सर। इवन घर पे ऐसे एग्जाम्पल हमारे मुंह से निकलते हैं ना, उसके बाद घर वाले परेशान रहते हैं, बस बहुत हो गया पढ़ाई, इसको थोड़ा देर साइड में। मेरा जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ना, मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसमें से सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट करना किसी फैकल्टी का, डजेंट मैटर, बट इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ना मुझसे, आपको बहुत मजा आएगा सच में, सीरियसली। बिकॉज इकोनॉमिक्स ही इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम मीटर, सेंटीमीटर, केजी, किलोमोल, किलोजूल में बात नहीं करते, रुपीस में बात करते हैं, डॉलर में बात करते हैं। तो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जहाँ पर रियलिटी की बात होती है, क्योंकि किलोजूल, किलोमोल ये सब रुपीस के लिए तो पढ़ रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो, बहुत मजा आएगा वो करने में, तो वो जरूर पढ़ना जब भी स्टार्ट होगा। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो केमिकल इंजीनियरिंग का, सबसे इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार। तो वहां हम बहुत मजाक करते हैं, बहुत ऐसे ही मजाक करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और जनरली जो मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस होती है वो बच्चे अकेले नहीं देखते, बच्चों की पूरी फैमिली देखती है एक साथ बैठ के, पापा भी देख रहे होते हैं, मम्मी भी देखते हैं, सब देखते हैं मिलके। बिकॉज उनके लिए भी बहुत सारी लर्निंग्स होती है कि पैसे को मैनेज कैसे करे, क्या करे पैसों का। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पैसे कमाना तो आता है बट पैसे को क्या करना है वो नहीं पता, तो इकोनॉमिक्स की क्लास से वो पता लगता है। ठीक है, तो जब भी होगी तो आप सब देखना और अपनी फैमिली के साथ देखना, बहुत मजा आएगा। यस सर, हमारे लिए अच्छा है, तो आपको पता चल जाएगा क्या प्लान करते हैं। ठीक है ना, और बताओ नई ताजी कुछ, क्या चल रहा है? सर आप दिल्ली में कहाँ रहने जा रहे हो? लाजपत नगर, लाजपत नगर, विनोबापुरी मेट्रो के पास, 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस। ओके। आपको ये पता है कि मैं रहने जा रहा हूँ, रहता नहीं हूँ, ये पता आपको? हाँ सर, आपने क्लास में बताया था एक बार कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तभी आप शायद 2-3 दिन की छुट्टी लोगे। अच्छा अच्छा, नहीं मैं एक्चुअली अभी तो मैं छुट्टी लूंगा क्योंकि मैं घूमने जा रहा हूँ। मैं कल निकलूंगा रात को घूमने के लिए। हम जा रहे हैं रामनगर, जिम कॉर्बेट पार्क, तो वहां पर रह के आएंगे 3 दिन जंगल में, शेरों के बीच में। और ओके। हाँ सर, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी कुछ टाइम पहले मेरा फ्रेंड जाके आया, बहुत सुंदर जंगल सफारी टाइप मजा आता है उधर। हाँ, लेकिन हम ना वहाँ पे ज्यादा घूमने नहीं जा रहे। हमने एक्चुअली में एक जंगल के अंदर ही एक 5 स्टार रिजोर्ट है वो बुक किया है, तो वहाँ पे हम 3 दिन बस रिजोर्ट में रहने जा रहे हैं। वहाँ पे बस रहेंगे आराम से, बढ़िया पड़े रहिए वहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे, बाहर बैठेंगे आराम से, आसपास सीनरी देखेंगे मस्त एकदम। एक दिन सफारी करेंगे बस हम, बस 6 घंटे की, उसके अलावा बाकी 3 दिन हम कुछ करने नहीं जा रहे वहाँ पे। हमारा घूमने का कोई प्लान नहीं है, हम बस वहां जाएंगे, 5 स्टार के ऐश करेंगे, मजे लेंगे जिंदगी के, 3 दिन वापस आ जाएंगे। और शिफ्ट मैं करूंगा इस मंथ के एंड में 27 और 28 को, तो तब मैं छुट्टी लूंगा 2 दिन। सर फिर आप तब भी लोगे, अभी भी ले रहे हो? तो मैं जॉब थोड़ी ना कर रहा हूँ, ओके। ये जॉब नहीं है मेरी, ये मेरा खुद का ही काम है। एक्चुअली अनअकैडमी में जो भी एजुकेटर्स है वो अनअकैडमी में जॉब नहीं करते, वो उनका पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है सबका। ओके। और वैसे भी 27 28 को तो मेरा ऑफ ही है, सैटरडे संडे है ना, सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है। ओह अच्छा। हाँ, और 21 भी मेरा ऑफ ही है बिकॉज सैटरडे संडे है। तो एक्चुअल में छुट्टी तो मैं एक ही दिन की लूंगा, सिर्फ 22 की, बाकी सब दिन तो मैं वर्किंग हूँ। सर आप अभी कहाँ रहते हो वैसे? अभी मैं रहता हूँ अपने होम टाउन में, पानीपत में। ओके। सुना पानीपत तुम सबने? पानीपत रिफाइनरी में? नहीं, रिफाइनरी में तो नहीं रहते, रिफाइनरी में? बट पानीपत रिफाइनरी के पास ही 12 किलोमीटर दूर हमारा घर है, पानीपत सिटी के अंदर, वहां रहते हैं। सर आप पानीपत से ही हो या पंजाब से हो?
कि मैं पानीपत से हूँ, प्रॉपर पानीपत से हूँ, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे बड़े हुए हैं। यही है। हालांकि रिफाइनरी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, पानीपत रिफाइनरी में बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं, कम से कम भी 30-35 के आसपास। तो वहां से मिठाई वगैरह आती रहती है मेरे लिए ना। सर आपने अपना लेक्चर 2x स्पीड पे देखा है कभी? मैंने अपना लेक्चर ना 1.5 पे देखा है। 1.5 पे देख के ऐसा लगता है कि हाँ अब नॉर्मल पढ़ाई हो रही है, अब ये मतलब जेन्युइन स्पीड होनी चाहिए। नहीं 2x पे नहीं देख के शायद थोड़ा फास्ट हो जाता है। नहीं सर, एक्चुअली मतलब आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, इतना धीरे धीरे पढ़ाते हो, सब समझ आ जाता है। 2x स्पीड पे मतलब ना ठीक है, मतलब थोड़ा सा फास्ट होता है, बट अगर रिवीजन करनी हो ना तो 2x पे फिर से देख लेती हूँ। हाँ रिवीजन के लिए ठीक है, रिवीजन के लिए ठीक है। फर्स्ट टाइम पे 2x पे तो नहीं देख पाएगा इंसान। ओके तो गाइस क्या लगता है, मास ट्रांसफर बहुत ज्यादा स्लो है क्या? मतलब मैं ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ? एनी फीडबैक? सर बिल्कुल ठीक है, मतलब इतना स्लो ही पढ़ाओ, मतलब अच्छे से समझ आता है। और बाकी स्टूडेंट्स क्या लगता है, मास ट्रांसफर ठीक स्पीड पे चल रहा है? हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर? मैंने मास ट्रांसफर किया था कि 2x पे ही देखा था। उधर सेकंड थर्ड ईयर वाले भी है ना, इसलिए मतलब उसके हिसाब से आपका सही है, बट मतलब मेरे को आदत हो गई है। वैसे भी अभी वो तो मतलब मैं बहुत पीछे हूँ ना, इसलिए मैंने 2x की स्पीड पे ही देखा वीडियो। मतलब मुझे समझ में आ गया, लेकिन सारा सही, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा ना आपसे। बहुत सही पढ़ाते हो आप, इसमें मतलब समझ में सारा आ रहा है अच्छे से। चंडीगढ़ में मैं आया हुआ पढ़ाने, कई बार आया हूँ पढ़ाने चंडीगढ़ में। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है ना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में मैंने पढ़ाया है 2 साल। मैं वीकेंड पे आता था पढ़ाने के लिए वहाँ पे। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के ओके अंदर पढ़ाया है, मैंने बीआईटी सिंधरी के अंदर पढ़ाया है, मैंने एनआईटी जयपुर के आसपास पढ़ाया है, मैंने बीआईटी झांसी के आसपास पढ़ाया है, और एक जगह और पढ़ाया मैंने। मैंने पढ़ाया लखनऊ के अंदर, आईआईटी लखनऊ वालों को पढ़ाया है, बीबीटी बीबीडी वालों को पढ़ाया है। तो बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करके पढ़ाया मैंने। तो आप सबके सीनियर्स मतलब आसपास जो रहते हैं वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बस लास्ट के 2-3 साल में मैंने ट्रैवल छोड़ दिया, फिर लगा कि अब हाँ भी घर बस गया, शादी हो गई, अब एक ही जगह रहते हैं, घूमने फिरने में कोई कुछ नहीं रखा। उसके पहले तो मैं बहुत घूमता था, हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं जाता ही था पढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं, फ्लाइट से, ट्रेन से, कहीं ना कहीं। और आज केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग में जितने भी इंस्टीट्यूट्स में जितने भी फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, सबने मेरे बाद पढ़ाना स्टार्ट किया है, सबने। मतलब मेरे साथ के फैकल्टी ही नहीं है कोई, और मेरे से पहले वाले फैकल्टी ने या तो पढ़ाना छोड़ दिया या फिर ऊपर वाले को प्यारे हो गए, ऐसा हुआ है। आज सच में ऐसा हुआ है, मतलब अब जितने भी फैकल्टी है उसमें आधे फैकल्टीज तो मेरे जूनियर्स ही, मतलब स्टूडेंट्स ही है। तो तुम सबको बहुत इन बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज जब एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है ना? तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है गेट की प्रिपरेशन में। आगे मैं बताऊंगा एंड तक क्या करते रहना है। जनरली मैं हर महीने एक स्ट्रेटेजी वीडियोस भी बनाऊंगा, जिसमें हर महीने मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो वो भी तुम अटेंड कर सकते हो। बाकी सर तो आपका लेक्चर एक और रीजन से अच्छा लगता है, सर आप माइक यूज नहीं करते। फिर बाकी टीचर्स ना माइक यूज करते हैं, उनका इको आता है ना, बहुत इरिटेशन होती है। मतलब अभी तक मेरे को आदत नहीं पड़ी है, इसलिए सीआरई भी हेडेक हो जाता था, मैंने छोड़ ही दी सीआरई। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। माइक यूज करने से तो आई थिंक इको ठीक होना चाहिए, ठीक हो जाता है। नहीं सर, उनकी ना पीछे से आवाज ऐसे डबल डबल, तो भी मेरे को हैबिट नहीं हुई है, शायद हैबिट हो जाए तो ठीक हो जाए, बट स्टार्टिंग में तो। एक्चुअली मैं भी पहले माइक यूज करता था, बट मैं थोड़ा आलसी किस्म का इंसान हूँ, तो माइक लगाना, सेटअप करना, ये करना वो करना, मैंने उठा के रख दिया, सामने पड़ा हुआ है मेरे अभी भी। सर अच्छा किया। यूज नहीं करता मैं।
जो काम आसानी से हो जाता है ना, मैं काम वही काम करता हूँ। जहाँ मुश्किल होती है मैं वो काम करता ही नहीं, छोड़ देता हूँ उस काम को। तभी मैं कुछ सब्जेक्ट्स नहीं लेता, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब्जेक्ट्स मैं लेता नहीं हूँ, इतने मेहनत का काम नहीं होता। आसान सब्जेक्ट जो है वो मैं ले रखे हैं मैंने, बढ़िया बढ़िया। सर गेट के साथ इंटर्नशिप का कैसे करें? गेट के साथ इंटर्नशिप मत करना, सच बता रहा हूँ। इंटर्नशिप करने का कोई बेनिफिट नहीं है किसी तरह का भी। कोई तुमसे नहीं पूछेगा तुमने कहाँ इंटर्नशिप की है, कितने टाइम की है, क्या प्रोजेक्ट किया, पर नो वन विल आस्क। तो इंटर्नशिप करके अपना टाइम खराब मत करना। एक ऐसी जगह से इंटर्नशिप करना जहाँ जाना ना पड़े, जहाँ पे सर्टिफिकेट तुम्हारा बन के रेडी हो जाए, ऐसी जगह से इंटर्नशिप करना, सच बता रहा। और अगर आपको इंडस्ट्री में जाकर चीजें देखने का, फील करने का मजा आता है, तो वो मजा प्लेसमेंट के बाद लेना। बिकॉज जब प्लेसमेंट के बाद तुम ट्रेनिंग करोगे तो दिमाग में मिलेगी हेल्थ। और अभी इंटर्नशिप करने में कोई भी बेनिफिट नहीं है, नो बेनिफिट एट ऑल। तो आप सबको यही सजेशन है, मत करो। में तो वो कॉलेज में क्या कह रहे हो? पूछते भी तो है वो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पूछते भी तो है कि तुमने किया। ऐसी जगह से करो जहाँ से तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाए और जहाँ से तुम्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाए, जो तुम्हें कॉलेज में दिखाने को मिले और जो तुम एक्सप्लेन कर पाओ, खत्म। बाकी इंटर्नशिप का कोई भी मीनिंग नहीं है किसी तरह का भी। इंटर्नशिप करके अपना टाइम खराब मत करना, सीरियसली। और बनस्थली में तो आई थिंक 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है पूरी, 6 महीने की। सर अभी जुलाई से वो स्टार्ट करना, उन्होंने बोला है कि अपने से ढूंढ लो। हाँ, तो जनरली बनस्थली के स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो 6 महीने की इंटर्नशिप के बहाने हमारे इंस्टीट्यूट में आते थे, पढ़ाई करते थे गेट की, और वही इंटर्नशिप होती थी उनकी। तो आप भी ऐसा ही कुछ करो, एक ऐसी जगह से करो जहाँ पे जाना ना पड़े, सर्टिफिकेट बन जाए, बस। इंटर्नशिप का कोई मतलब नहीं। कोई भी फैक्ट्री पकड़ लो अपने आसपास की, पेपर की, शुगर की, लेदर की, दूध की, जो मिले पकड़ लो, जाओ बात करो, सर मेरे को सर्टिफिकेट बना के दे देना। अपने पापा से बात करना कि उनकी जान पहचान जरूर होगी, कोई भी हो जाएगा। घर के पास में तो केमिकल इंजीनियर बन गई बात, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेदर की, चॉकलेट की, बिस्किट की, कोई फैक्ट्री हो कहीं भी, केमिकल इंजीनियरिंग मेजर प्रोजेक्ट क्या कह रहे हो? जो मिलता है ना फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में क्या मिलता है? प्रोजेक्ट। हाँ प्रोजेक्ट, आगे बोलो, उसका क्या फायदा है, ये पूछ रहे हो? मतलब उसको सीरियसली करूं या फिर, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं मेजर प्रोजेक्ट क्या था आपका, उसके बारे में। इंटरव्यू में मैं आपको सच्चाई बताऊं, इंटरव्यू में वो प्रोजेक्ट के बारे में तभी पूछते हैं जब तुम उन्हें बोलते हो कि सर मैंने प्रोजेक्ट किया था। अदरवाइज वो प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछते। और अगर वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछ भी लेते हैं तो तुम एक धांसू सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना उसका, 2 मिनट का। 2 मिनट अगर तुम अपना प्रोजेक्ट बता दो, कुछ नहीं पूछेगा। और बीटेक प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ना तो प्राइवेट कंपनीज में, ना पीएसयूज में, ना एमटेक्स में, कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है। ना तो तुम्हारा गाइड सीरियस होगा तुम्हें प्रोजेक्ट करवाने में, और ना ही तुम्हारे साथी सीरियस हो गए प्रोजेक्ट करने में। ठीक है, गाइड भी कुछ नहीं होता प्रोजेक्ट करवाने में, वो भी कहता कर लो यार, करके मुझे दे दो बस, कोई दिक्कत। तो कोई टेंशन मत लेना किसी तरह की। तो तुम्हारे प्रोफेसर से टेंशन नहीं ले रहे तुम्हारी, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? हेलो सर। हाँ यार बोलो। सर मतलब आप एक बच्चे को ऐसा किस पर्टिकुलर कंडीशन में या तो मास्टर्स के लिए सजेस्ट करेंगे या पीएचडी के लिए सजेस्ट करेंगे? वो तुम्हें पता लगेगा जब तुम उससे पीडीसी पढ़ोगे, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। बिकॉज अभी तक तुम एक केमिकल इंजीनियर हो, बट जब तुम उससे आईपीसी पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा कि केमिकल इंजीनियर और प्रोसेस इंजीनियर में डिफरेंस क्या होता है, और एक्चुअल में प्रोसेस इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे बढ़ने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आईपीसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद
तुम खुद ब खुद ये डिसीजन ले पाओगे कि मुझे एमटेक करनी चाहिए, पीएचडी में जाना चाहिए। तो आईपीसी और इकोनॉमिक्स ये दो सब्जेक्ट मिलाकर अगर मिला दिए जाए ना बाकी सबके साथ, तो केमिकल इंजीनियर प्रोसेस इंजीनियर बन जाता है। और पाते हो कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो अभी नहीं समझ पाओगे तुम, अभी ना मैं समझा पाऊंगा, बट जब मैं आईपीसी पढ़ाऊंगा ना तो वो अटेंड करना तुम, और आईपीसी अटेंड करके तुम्हें एक्चुअल में फील आएगी कि केमिकल इंजीनियर का ये वर्क होता है प्रॉपरली, तो एक्चुअल में। ठीक है, अभी तो सब मजाक चल रहा है, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब मजाक है। मजाक मतलब कोर है। इन सब का यूज होता है, किसमें यूज होता है? आईपीसी में। मतलब ये आने चाहिए तब जाके आप मॉडलिंग कर पाओगे, और मॉडलिंग जो बंदा करता है ना वही एक्चुअल में प्रोसेस इंजीनियर है, और वही एक्चुअल में पैसे कमाता है। तो आईपीसी पढ़ना, आईपीसी पढ़ के तुम खुद मुझे बोलोगे कि सर मेरे लिए ये बेस्ट है। तो वहां मैं प्रॉपर काउंसलिंग करता हूँ स्टूडेंट्स की, आईपीसी बढ़ाते टाइम प्रॉपर काउंसलिंग करता हूँ कि एमटेक के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और पीएसयू के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और फिर आप अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे डिसाइड कर पाते हो एमटेक जाना चाहिए, पीएसयू जाना चाहिए। ठीक है? यस सर। आईपीसी पढ़ना तुम, आईपीसी इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग, जो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट, कोर ऑफ द कोर, कोर ऑफ द कोर। यस फॉर श्योर। ठीक है, बाकी अगर मुझसे कभी भी सजेशन लोगे ना तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ इस बारे में, हल्का सा बायस्ड हूँ। मतलब हमें, मैं बोल सकता हूँ कि 50 से थोड़ा ज्यादा बायस्ड हूँ मैं एमटेक के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो पर्सनल राय है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मास्टर्स करने से ज्यादा benefit होते हैं, है ना। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे मास्टर्स कर रहे होते हैं ना, वो नलायक लोग मास्टर्स करते टाइम भी गेट की तैयारी करते हैं, और फिर वो मास्टर्स को गाली देते हैं कि यार मास्टर्स करने से कुछ नहीं हुआ। तो 2 साल तुम मास्टर्स करते टाइम भी अगर गेट की तैयारी करोगे और मास्टर्स में कुछ नहीं करोगे, तो मास्टर्स भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगी ना। तो रियल में जो बच्चा मास्टर्स करने जाता है ना, उसको मास्टर्स करने से बहुत बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट होता है, सच बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो वो क्या क्या होता है मैं बताऊंगा तुम्हें, सब कुछ बताऊंगा, आईपीसी के टाइम पे भी बताऊंगा, और जब गेट में तुम्हारा रैंक आएगा तो मैं पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सेशन भी लूंगा, जहां मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में भी जानूंगा अच्छे से, और तुम्हें गाइड भी करूंगा कि आगे क्या चीज तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है। बट अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने का शौक है, कुछ करने का शौक है, अच्छा पैसा कमाने का शौक है, ग्रोथ करने का शौक है, और मेहनत करते रहने का शौक है, तो फिर मास्टर्स में जाना चाहिए। बिकॉज मास्टर्स का मतलब है निरंतर आपको मेहनत करते रहना है और आपको ग्रोथ होती रहेगी। पीएसयू का मतलब है अब आपकी मेहनत भी रुक गई, ग्रोथ भी रुक गई। बिकॉज पीएसयू में फिक्स टाइम पे प्रमोशन होना है, 4 साल बाद ही होगा। आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो या डफर हो, आपका 4 साल बाद ही प्रमोशन होगा, कुछ नहीं कर सकते आप। और उस प्रमोशन में जो आपकी सैलरी बढ़ती है वो नामात्र होती है। तो इनिशियल पैकेज तो काफी अच्छा है, बट उसके बाद जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल नहीं है, लीनियर है, और उसका स्लोप 1 से भी कम है। ठीक है, तो ऐसा होता है पीएसयू के अंदर। जबकि अगर आप मास्टर्स करने के बाद किसी अच्छी प्रोफाइल में चले जाते हो, तो आप आने वाले 5 से 10 साल में करोड़ में कमा सकते हो। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ डूइंग द मास्टर्स। यस सर, यही पर्टिकुलर मतलब डाउट था मेरा कि मतलब पीएसयू के बेनिफिट तो हैं, बट मैं वो बेनिफिट के कारण मास्टर्स के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है उन्हें ना छोड़ दूं। हाँ, वही। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपको सीखते रहना होगा और मेहनत करते रहना होगा। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके अंदर एक लगन है आगे बढ़ने की, कुछ करते रहने की, ग्रोथ करने की, तो बहुत अच्छा है आपके लिए मास्टर्स। बट कई बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं कि यार बस बहुत पढ़ लिया, इतना पढ़ेंगे सारा लाभ पढ़ते रहेंगे क्या, तो वो बच्चे फिर बीटेक के बाद पीएससी उनके लिए बेस्ट है कि बस बहुत हुआ, अब आगे नहीं, आज के बाद मैं अपनी लाइफ में कोई किताब नहीं खोलूंगा। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर तो ठीक नहीं है। मतलब पीएससी ठीक है फिर तो। यस सर फॉर श्योर। अविनाश कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर, क्लियर डाउट। गुड गुड, चलो बढ़िया है। सर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के क्या गोल्स होने चाहिए? कोई मतलब गोल नहीं होना चाहिए, रिलैक्स रहो, चिल मारो, टेंशन फ्री रहो। अभी तुम्हारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई है, तो कॉलेज लाइफ का एंजॉय करो, मैं तो ये बोलता हूँ। सर अभी कॉलेज खुल जाएगा थर्ड ईयर में,
तो तब तो थर्ड ईयर में हो जाएंगे। हाँ थर्ड ईयर में। अच्छा तुम थर्ड ईयर में कैसे हो जाओगे, अभी तुम सेकंड ईयर में हो ना, मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। फोर्थ में हो ना, तो थर्ड ईयर में तो तुम होगे अपना जुलाई में ना। हाँ बट कॉलेज खोल नहीं रहा, कॉलेज लाइफ तो ऐसी। ओके। तो मैंने बताया था शायद आप में से किसको, सौम्या को बताया था, किसको बताया था कि एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट आपका गोल होना चाहिए 1 सब्जेक्ट और पर मंथ या पर 2 मंथ, और आपको इस साल के गेट में 50 to 60% सिलेबस ही करना है बस, यही आपका गोल होना चाहिए। मतलब कि एक लाइव क्लास में आप डेली करते रहोगे तो अब अक्टूबर नवंबर तक आपके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और 6 सब्जेक्ट करना इज मोर देन सफिशिएंट। उस 6 सब्जेक्ट को अच्छे से करो और उसी के आप गेट में अटेम्प्ट करके आओ क्वेश्चंस, और फिर अगले साल जो बाकी के बचे हुए है वो कर लो। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, बेस्ट प्लान। ठीक है, इससे आपकी जो कॉलेज लाइफ है वो भी बची रहती है, बिकॉज सच बता रहा हूँ ये जो कॉलेज लाइफ है बार बार नहीं मिलती है ना, बाद में मिस होता है कि यार कॉलेज वे इतना फन करते थे। तो वो सब भी बना रहेगा और थोड़ा थोड़ा अपनी लर्निंग भी चलती रहेगी। तो सेकेंड ईयर में तैयारी स्टार्ट करने का यही बेनिफिट है कि आपके पास टाइम ज्यादा है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और थोड़ा थोड़ा कॉलेज लाइफ भी जीते रहो, मस्ती करते रहो, यही सर गोल। मैं तो 12 सोच के चल रही थी वैसे। ट्रायल 12 सब्जेक्ट्स करने हैं मतलब, ये सोचा 12 था। सब्जेक्ट्स करने हैं। हाँ मतलब कोच वगैरह, मेरी मेंटर जो है वो 12 के अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग हो रही थी। अच्छा अच्छा, फिर तो देखो, अब मैं तो इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता है ना, बिकॉज मैं तो अगर मैं कोच हूँ तो मैं तो ये बोलूंगा कि यार 6-7 सब्जेक्ट एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट बहुत है, और बाकी के फिर आप अगले साल कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार अपने कोच से दोबारा बात कर लेना, क्या पता उन्हें ये ना पता हो कि तुम सेकेंड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो। ठीक है, पूछ लेना। सर मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है, तो मैं वीकेंड पे एक मूवी देख सकती हूँ ना? डेली देखो, इसमें क्या है, डेली नहीं, ऐसा तो नहीं कि काम करने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपनी लाइफ जीना छोड़ देंगे। मैं आज भी मूवीज देखता हूँ, वेब सीरीज देखता हूँ, और मैं तुमसे बात करने के बाद मैं रात को 3 बजे सोऊंगा, तो 10 से 3 मैं वेब सीरीज वगैरह देखता रहता हूँ, मूवीज देखता रहता हूँ, अपना जो करना करते हैं। सर मेरे को लगा आप पढ़ते हो सर। मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ना तो 4-5 साल पहले छोड़ दिया। अच्छा। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं तो आखिरी बार शायद 2014-15 में पढ़ा था शायद, उसके बाद नहीं पढ़ा मैं कभी। ठीक। तो पढ़ते रहेंगे। नहीं क्या पता सर, क्वेश्चंस बना रहे हो हमारे लिए, हाँ कुछ मेरे क्वेश्चंस को। बना, क्वेश्चंस बनाता हूँ, बट क्वेश्चन बनाना पढ़ना नहीं है। ओके ओके यस। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी परसेप्शन है कि अगर मेरे पास अपने नोट्स रहेंगे या बुक रहेगी तो मैं उतना ही पढ़ा पाऊंगा जितना नोट्स में लिखा है या जितना बुक में लिखा है। बट अगर मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो मेरा माइंड फ्री है, बंधन में नहीं बंधा है कि भाई इतना ही पढ़ाना है। तो मेरा माइंड कितना भी सोच सकता है, कितना भी जा सकता है, और फिर वो नई नई चीजें एक्सप्लोर करके लेकर आता है। तो इसलिए मैं कभी भी जब पढ़ाता हूँ कोई भी सब्जेक्ट, तो मैं ना तो उसे पहले कभी पढ़ता हूँ, ना ही मैं नोट्स फॉलो करता हूँ, ना ही कोई बुक फॉलो करता हूँ। मैं बस अपने दिमाग से पढ़ाता हूँ, फ्री रह के बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारे एग्जांपल्स मैं सोच पाता हूँ, जो कि जनरली इंसान नहीं सोच पाता अगर वो बुक से पढ़ के पढ़ाएगा तो ये एक मुझे ऐसा लगता है, मेरी परसेप्शन है, और काफी मैं इसमें सफल भी रहा हूँ। यस सर। बट आप लोगों के लेवल पे ऐसा मत करना, आपको तो उतना ही करना है जितना नोट्स में। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये तो एज ए टीचर बता रहा हूँ मैं। ओके गाइस, और बताओ कुछ। सर एक और पूछना था, हम मेरे सेमेस्टर में ना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एनर्जी टेक्नोलॉजी। हाँ ईटी, हाँ। सर वो मैं ना ऑन करके छोड़ ही देती हूँ। मेरा क्या है वो, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। समझ तो आ जाता है सर पढ़ाते हैं तो, बट फिर मैं ना वो छोड़ के या तो रिकॉर्डेड अनअकैडमी का कुछ करने लगती हूँ या नोट्स। वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एक्चुअल में, वो गेट के सिलेबस में नहीं है बट सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। सर आप बुक्स बता दो ना प्लीज। ठीक है, मैं बता दूंगा।
मेरे कई सारे जूनियर्स है जो कि एनर्जी टेक्नोलॉजी की फील्ड में आज की डेट में काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनसे पूछ लूंगा कौन कौन सी बुक्स होती है। और बाय द वे एनर्जी टेक्नोलॉजी एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आप इंडिविजुअल सर्टिफिकेशंस कर सकते हो और सर्टिफिकेशंस करके फिर आप जॉब भी कर सकते हो और अपना बिजनेस भी चला सकते हो, ठीक है। एनर्जी टेक्नोलॉजी इज समवेयर रिलेटेड टू द एनर्जी ऑडिट्स, ठीक है। तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट्स करता है, ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग भी ऑडिट्स करते हैं जाके कंपनीज में, और ऑडिट करके वो ये देखते हैं कि इस कंपनी में कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है और उस एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और उस इन्वेस्टमेंट से क्या रिटर्न आएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन करके देना, ये केमिकल इंजीनियर का एक काम होता है और उसे बोलते हैं एनर्जी ऑडिटर, ठीक है। और बहुत अच्छी प्रोफेशन है, बहुत अच्छा जॉब है, व्हाइट कॉलर बेसिकली प्रोफेशन है और काफी अच्छी इनकम है इसके अंदर पैसों की। तो एनर्जी टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं पूछ लूंगा कौन कौन सी अच्छी बुक्स है और मैं बता करके बता दूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस, है ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंथ। हर मंथ एक लर्नर सेशन होता है, तो नेक्स्ट मंथ फिर से इंटरेक्ट करेंगे, फिर से नई बातें करेंगे। यस सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। अपने Thank you, कोचेस sir. के साथ कांटेक्ट में थैंक यू रहना। सर। कोई भी डाउट हो तो उनसे बात कर लेना, और कोचेस के बारे में कोई भी बात करनी हो तो आप मुझसे बात कर लेना, ठीक है। कोई भी कोच की शिकायत करनी हो, कुछ बोलना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, यस सर। ठीक है। दोनों को ओके सर। जनरली कब ऑनलाइन रहते हो, मतलब ये चीज जैसे आपको मैसेज करें तो आप उसी टाइम देख लो? मैं सारा दिन ऑनलाइन, पूरा टाइम, कभी भी मैसेज कर। सर कैन यू टेक माय लास्ट क्वेश्चन? या श्योर। हाँ सर, मतलब रिसर्च पेपर्स लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? मतलब मेरे पास एक टॉपिक था, मैंने मेरे कॉलेज फैकल्टी से बात करी, हाँ, तो उन्होंने मुझे उस टॉपिक में मतलब रिसर्च पेपर लिखने को सजेस्ट किया है। ठीक है। तो मतलब उसी रिगार्डिंग आप कुछ सजेस्ट कर पाए? अगर आपको मास्टर्स में जाना आगे तो लिखना चाहिए, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो लिखना चाहिए। बट अगर आपने सोच रखा है कि मुझे तो जॉब ही करनी है, प्राइवेट हो या पीएससी हो, तो नहीं लिखना चाहिए। बिकॉज मैं ये मानता हूँ किसी काम को नो करने सर, पर्टिकुलरली मतलब मेरा उस काम एम, का फ्यूचर हो। यस सर, नो सर, मतलब पर्टिकुलरली मेरा एम थोड़ा डीआरडीओ के साइड है। हाँ तो लिखो, डीआरडीओ, बार्क, एनपीसीआईएल लिखो, फायदा मिलेगा आपको, इंटरव्यू में बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज अल्टीमेटली किस काम को करने से इंटरव्यू में बेनिफिट मिलने वाला है वो मैं बता रहा हूँ। तो रिसर्च पेपर अगर आप लिखते हो, आप आईआईटीज के इंटरव्यू में जाओगे, सीएसआईआर के इंटरव्यू में जाओगे, बार्क, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल के इंटरव्यू में जाओगे, तो आपको इसरो के इंटरव्यू में जाओगे, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप ये चीज आप बता सकते हो और इसका अप्रिसिएशन भी होगा आपको और चांसेस भी बढ़ेगी सिलेक्शन। तो लिखना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप प्रॉपर पीएसयू में जाना चाहते हो तो कोई बेनिफिट नहीं है, बट बाकी किसी भी जगह जाओगे तो आपके ये चीज देखी जाती है कि आपने रिसर्च पर्पस में भी कुछ किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मास्टर्स के बाद भी नहीं करते, और अगर आप बीटेक की लाइन में ही करके जाओगे तो बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, बाकी मैं हमेशा टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। मैसेज आपका मैं देख लूंगा उसी टाइम, वो रिप्लाई कब करना है वो मेरे ऊपर है, मैं कभी इंस्टेंट रिप्लाई कर देता हूँ, कभी नहीं करता, बट मैसेज मैं हमेशा आपका पढ़ लूंगा, ठीक है। तो काम आपका हो जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, एनी टाइम यू कैन मैसेज, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक्स सर।